टैक्स की अदायगी, कराची ने फिर सबको पीछे छोड़ दिया। सदर मार्केट 77 अरब 20 लाख रुपए टैक्स देकर सबसे आगे। ब्लू एरिया इस्लामाबाद के ताजरों ने 39 अरब रुपए से जायद टैक्स अदा किया। कम उम्री की शादियों के खिलाफ कामयाबी के बाद नई अचीवमेंट। स्वात की हदीक़ा बशीर अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए यंग लीडर मुंतखब। स्वात की तालिबा होंगी नया दिन की खुसूसी मेहमान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। अगर आपकी लाइट आ रही है तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और अगर लाइट आ रही है तो आपके पास में मैसेज भी आया होगा कि भाई वो थोड़ा बर्डन ज़्यादा है, लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, गैस का बहरान है, इसीलिए तो हम भी मसाइल से दो चार हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और कई घंटों के लिए अंधेरे में बैठ जाइए। सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हुआ, शॉर्टफॉल बढ़ गया और फिर के इलेक्ट्रिक का सारिफ परेशान हो गया। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं कि जहाँ पर लाइट बहुत घंटों के लिए गायब हुई, 10-10 घंटों के लिए गायब हुई। इसमें मलीर है, PIB है, नॉर्थ कराची है। सुबह 10 बजे जो लाइट गई, रात 10 बजे आई नॉर्थ में। एग्जैक्टली किरण, गुलशन इकबाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर पिछले 3 दिन से ऐसे पूरी रात यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि बच्चों के साथ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर बूढ़े हों वहाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ मैसेज क्या आता है कि क्योंकि शॉर्टफॉल है, मुतबादिल इंतजाम के इलेक्ट्रिक कर ले। ये मैसेज उन्होंने वैसे के इलेक्ट्रिक को दिया, लेकिन सारिफ के लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं है, बिकॉज सारिफ के पास मुतबादिल ढूंढने का ना तो वक्त है और ना ही कोई ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है के इलेक्ट्रिक। उसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग। तो हम क्या करें? अब हम क्या करें? सब्र करें। और सब्र उस जगह पे करें, इस मामले में सब्र कर लेते हैं जहाँ सब्र करना चाहिए था वहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाता है। एक बड़ी बैठक लगी थी, वहाँ पर थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ में अपनी बात आगे पहुँचानी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं पाया। मैं कोशिश करूँगी आगे चलकर आप लोगों को इस सिलसिले में कुछ बता सकूँ। बहरहाल लोगों को परेशान किया इलेक्ट्रिसिटी ने, इसलिए हमने कहा कि हम पहले आपको ये बता देते हैं। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। हमारी टॉप स्टोरीज तो है ही, लेकिन उस सब के साथ साथ हम कुछ सेहत से जुड़े मामला आपके सामने रखेंगे। स्कूल्स खुल रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना पर हम काबू पाते चले जा रहे हैं। इतने सारे सवालात हमारे पास हैं, डेटा हमारे पास इकट्ठा होता चला जा रहा है। और इस सब के साथ साथ कुछ सियासी मामला भी हैं जी, सियासी हवाएं भी हैं। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, माजी में उनसे भी हार्श स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया है वो उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर जाके किया। सवाल बढ़ गए शुएब, सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं किरण। स्पेशली आपने नवाज शरीफ साहब का तज़किरा कर दिया, तो आपको याद है हमने कल भी बात की इस पे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस कैसे आएंगे, हुकूमत इससे मुतालिक क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से मुतालिक रिपोर्ट मांगी है कि कौन कौन से मुआहिदे हैं हमारे अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, और माजी में हम कितने मुल्ज़िमान को या कितने अफराद को इस तरह पाकिस्तान वापस ला चुके हैं। और जहाँ तक बात नवाज शरीफ साहब के, तो नवाज शरीफ साहब जिस मेडिकल बोर्ड की बनाई गई रिपोर्ट के हवाले से बाहर गए, उसकी बिना पर बाहर गए, ज़ाहिर है उससे मुतालिक तनकीद होती आई है, और वो तनकीद पंजाब हुकूमत पर होती आई है, वो तनकीद यास्मीन राशिद पर होती आई है, और तनकीद दीगर जमातों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा ने भी की है, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, जिसमें शेख रशीद साहब भी हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब यास्मीन राशिद साहिबा से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 20 बार इसकी वजाहत दे चुकी हूँ। तो हमने सोचा कि आज इस पर बात करें, और इसके साथ साथ महकमा सेहत ने क्या रिकमेंडेशन दी है महकमा तालीम को, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि आप कई बार वजाहत दे चुकी हैं कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब बाहर गए वो असली थी। सवाल हमारा ये है कि आपका ये मौक़िफ़, क्या इसको इमरान खान साहब भी अब इंडोर्स करते हैं, वो भी इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुके हैं? कल जब मैंने ये बात कही कि 10 दफ़ा इसकी वजाहत कर चुकी हूँ, बिल्कुल सही बात है। जब आए थे नवाज शरीफ तो उनका प्लेटलेट काउंट डेफिनेटली लो था, जो हमारे सामने रिपोर्टें आई हैं, और उन रिपोर्टों के मुताबिक उसके मुताबिक 14 दिन जो हमारे पास रहे उसका बाकायदा इलाज हुआ। तो मैंने तो आज तक भी उन रिपोर्टों से रिफ्यूज़ नहीं किया। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी ये बात कही कि जब नवाज शरीफ यहाँ दाखिल थे तो मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मुसलसल बात होती थी और मुझसे शेयर करती थी सारी रिपोर्ट्स के बारे में। तो मेरा ख्याल है ये बात तो बहुत दफ़ा क्लियर हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस वक़्त हम ही ने उनका
डायग्नोसिस किया था और हम ही ने उनका इलाज शुरू किया था और उनकी कंडीशन बहुत हद तक स्टेबलाइज हुई थी जब उन्होंने कहा कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूं, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दी और नेचुरली जो उनकी ओवरऑल कोमोबिडिटीज़ थी उनके बारे में उसी तरीके से बोर्ड ने रिपोर्ट किया, तो मैंने तो कार नहीं किया इस बात से। अब रहा जहाँ तक कि उन्होंने इलाज करवाया नहीं करवाया, तो एक तो बात मैं ये क्लियर करती चली जाऊँ कि हमने जो उनका इलाज यहाँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए शुरू किया था, यानी प्लेटलेट्स की कमी के लिए, वो डेफिनेटली कामयाब रहा। क्योंकि आप ये देखिए कि इस पिछले 9 महीने या 10 महीने के अरसे के अंदर एक दफ़ा इन्होंने अपनी प्लेटलेट की रिपोर्ट के बारे में जिक्र भी नहीं किया, ना भेजी इन्होंने अपनी प्लेटलेट की रिपोर्ट। इसका मतलब वो वाली बीमारी जो है उसका तो हमने उनका मुकम्मल इलाज कर दिया। जहाँ तक इनका ताल्लुक था कि ये चाहते थे कि इनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन उसी कार्डियोलॉजिस्ट से हो, तो वो अभी इनको मिला था फरवरी के महीने में, जिसकी इन्होंने इनकारी कर दी थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरी बेटी जब तक नहीं आएगी तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। अब ये चीज़ें जब आती हैं आपके सामने तो फिर उससे क्या लगता है? उसका यही लगता है कि तबीयत उनकी बहुत बेहतर है और इसी वजह से वो मज़ीद अपना इलाज वहाँ नहीं करवा रहे और उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो सियासत करना चाहते हैं तो आके पाकिस्तान में सियासत करें ना। अच्छा देखिए, आप ये खुद कह रही हैं कि जो आप लोगों ने इलाज कर दिया था वो बेहतरीन कर दिया था, अब उस सब के बाद में इजाज़त भी आपने दी है मज़ीद इलाज कराने की, तो मेरे ख़्याल से ये इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। बहरहाल मैं कल ही की बात कर लेती हूँ, फैसल जावेद साहब हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि हुकूमत बरतानिया से ना हम मुआहदा कर रहे हैं, तो आपके पास इसकी क्या इत्तलात हैं? उन्होंने बहुत मोहतात अंदाज में बात की, उन्होंने कहा मैं कानूनदान नहीं हूँ लेकिन ये जो हवालगी के मामलात हैं इस सब के ऊपर काम हो रहा है, तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कोई मुआहदा हो रहा है या फिर उसी प्रोफाइल के लोग हों उनको यहाँ पाकिस्तान में लाएंगे, केस चलाएंगे, इंसाफ होगा, पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान में आएगी? मुआहदा ज़रूरी है इसके लिए, कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है इसके लिए, दो ममालिक के दरमियान कुछ हो रहा है इस सिलसिले में? ये तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये उसका परव्यू है और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़रूर अपनी जो एक्सट्रेडिशन पॉलिसी है उसके ऊपर ज़रूर काम कर रही होगी। वजह ये है कि उनको अब तो एब्सकॉन्डर यानी मफरूर करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट ने मफरूर करार दिया है तो फिर हुकूमत जो है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो कोशिश करे कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए ताकि वो अपनी सेंटेंस और अपनी बाकायदा केस जो है उसको बाकायदा यहाँ आके डिफेंड करें और अपनी सेंटेंस पूरी करें। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत डेफिनेटली एक एफ़र्ट कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर काम हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, अब ये बताइए कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी कोरोना को हम कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना केसेस सामने भी आ रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं और स्कूल के मामला, टीचर्स का कंसर्न, पेरेंट्स का कंसर्न, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, वायरस की तस्दीक हुई तो इन तीनों ही में हुई। अब ये बताइए इन सारे के सारे हालात में जो प्राइमरी सेक्शन है, छोटे बच्चे हैं, उनको आप लोग स्कूल बुलाएंगे, उनकी क्लासेस ओपन होंगी नए सिरे से, या फिर यूँ फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत की तरफ का कोई फ़ैसला मुमकिन है? जैसे यहाँ पर लोगों ने एक डिसीजन ले लिया, क्या आप लोग भी इसी तरह का कुछ सोच रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमारे सामने हमारे केसेस आ रहे हैं, आज के दिन में पूरे पंजाब के अंदर 60 केसेस सामने आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फौतीदगी नहीं हुई। इस तरह के नंबर्स जो हैं और हम भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आज टेस्ट किए जिसमें तकरीबन 5% स्टूडेंट्स और उस्ताद जो हैं, जो टीचर्स हैं, उनके बाकायदा टेस्ट हो रहे हैं देखने के लिए कि कोई प्रेवलेंस या हमें इंसिडेंट्स पता चले। तो बाकायदा इसको मद्देनज़र रखते हुए जो रिपोर्टें हमारी सामने आएंगी उसके मुताबिक ही आपको पता है कि अब प्राइमरी सेक्शन खुलना है तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए खोलेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह का इस वक्त हालात हैं कोरोना के पंजाब में, हम इंशाल्लाह अपने स्कूल खोल सकेंगे। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि अगर ऐसा होता है कि किसी स्कूल में मस्बत केस आने की वजह से उसे सील किया जाता है तो सवाल ये है कि कितने दिन के लिए सील किया जाता है और फिर वो जो भी मुतासरा स्टूडेंट है या टीचर है या स्टाफ मेंबर है तो उन लोगों से मिलने वालों की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इसका क्या मैकेनिज्म है? अगर कोई केस की तफ्तीश होती है तो सबसे पहले तो आप उसका सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं
और नेचुरली जिस स्कूल के अंदर ये वबा मतलब कोई किसी मरीज़ की तशख़ीस हो जाएगी तो उस स्कूल को डेफिनेटली कुछ अरसे के लिए उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है 14 दिन का अरसा जो है क्वारंटीन, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जिन लोगों ने मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको 14 दिन की क्वारंटीन में रखना पड़ेगा और आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ देखने के लिए कि खुदा न खास्ता उन तक ये वबा ना पहुंची हो और उसकी वजह से वो वबा में ना मुब्तला हो जाएं। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक जो एवरेज होती है उस सब के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? एक केस पर कितने अफराद का एवरेज टेस्ट किया जाता है? थोड़ा सा हमें ये बताइए सारी प्रोसीजर्स के बाद में। देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जी। तकरीबन 20 लोगों का कॉन्टैक्ट, एक बंदे के साथ कम से कम 20 लोग ट्रेस करके और 20 लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो पंजाब के अंदर ही हो रही है और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। इसमें कोई शक डॉक्टर साहिबा कि हमने खुद भी ये देखा है इन पंजाब के, अगर खुदा ना खास्ता एक शख्स को भी कोरोना होता है तो फिर आपकी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग काफ़ी इफेक्टिव है। आप लोग पूरे फैमिली को ट्रैक भी करते हैं और ट्रेस भी करते हैं, जहाँ जहाँ कांटेक्ट हो, जिसको आपने कांटेक्ट ट्रेसिंग का आप टेस्ट कर रहे हैं। आपने कहा ऑन एवरेज अगर एक शख्स पॉजिटिव है तो आप 20 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप, इससे मुतालिक हमसे बात कर रही थी। ये तो हमने बात की पंजाब की, अब जरा बात हम कर लेते हैं कि सिंध में क्या हो रहा है। क्या सिंध में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? जरासीम कश स्प्रे क्या ये किए जा रहे हैं? अगर हम मास्क की बात करें तो क्या मास्क का इस्तेमाल हो रहा है? हाथ धोने, सैनिटाइजर यूज करना, इसका मामला क्या है? क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो कोरोना बहरहाल नहीं रुकेगा, कोरोना फैलता जाएगा, फिर कोरोना होगा। किरण, इससे मतलब DG मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट है उसके इंकशाफात ने परेशानी बढ़ा दी है। सिंध भर के 29 अजला में SOPs पर अमल दरामद ना होने पर 31 स्कूलों को बंद किया गया है। 900 तालीमी इदारे तो ऐसे थे जहां हिफाजती इंतजामात नहीं थे। जरा सोचिए, 900 स्कूल्स जहां पर कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। तो इस रिपोर्ट से मुतालिक हम ये अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। जी संजय। कोरोना वायरस की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुले तो इंतजाम का जायजा लेने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई। DG मॉनिटरिंग की सरबराही में एक कमेटी ने सिंध के मुख्तलिफ स्कूलों का किया। 932 स्कूलों में इंतजाम का जायज़ा लिया गया, जिसमें से 31 स्कूल बंद थे जबकि 901 स्कूल में इंतजाम नामुकम्मल थे। इस तरह अगर हम बात करें तो 488 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर था। इसी तरह 236 स्कूलों में किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। 64 ऐसे स्कूल्स थे जहां पर मास्क मौजूद भी नहीं था। इन स्कूल्स में ना सैनिटाइज़र की सहूलत मौजूद थी, ना हाथ साफ करने के लिए कोई इक़दाम किए गए थे। इस तरह 6 से 4 स्कूल्स ऐसे थे जिनमें जो अमला है उसने मास्क तो पहना हुआ था, लेकिन बाकी जो 300 स्कूल्स हैं उनमें अमले के पास भी मास्क नहीं थे। बेशतर जो असातिज़ा हैं वो बगैर मास्क के क्लासेस जो हैं वो ले रहे थे। इस तरह 151 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें समाजी दूरी का जो फासला है वो नहीं रखा गया था, समाजी दूरी को नहीं अपनाया गया था, जिसकी वजह से भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा ज़ाहिर किया गया। जो इससे पहले कहा जा रहा था कि सिंध में कोरोना वायरस को स्कूलें खुलने के बाद रोकने के इकदाम नहीं होंगे, तो जो 40,000 से ज़ायद सिंध में स्कूल्स हैं उनमें से जो 900 स्कूल का सर्वे किया गया उनमें इंतहाई नाक़िस इक़दाम सामने नज़र आए हैं। इसी तरह 319 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें जरासीम कच स्प्रे नहीं किया गया था और उन्हें कोरोना वायरस की छुट्टियों के बाद जैसे खोला गया है और इसी तरह से तालिब इल्म वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह 380 से ज़ायद ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें हैंड सैनिटाइज़र, साबुन, इसके अलावा सफाई की कोई मौजूद नहीं थी। DG मॉनिटरिंग की जानिब से ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध को और महकमा तालीम को दे दी गई है। महकमा सेहत का कहना है कि जो इक़दाम इस वक्त मुख्तलिफ स्कूल में नज़र आ रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिससे कोरोना वायरस मज़ीद फैलने का खदशा है। जी
ये खदशात हैं, ये सारे के सारे मामलात हैं। SOPs का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो कोरोना फैलेगा। स्कूल्स ओपन करने का मामला ये है, स्कूल फेडरेशन का कहना है कि स्कूल्स को ओपन होना चाहिए, क्लासेस को खुलना चाहिए, बच्चे भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन परेशानी तो है। तो अब इस सारे सिलसिले में हमने कोशिश की कि हम आपके सामने ये राय रखें कि आखिर वालिदैन सोच क्या रखते हैं, स्कूल भेजें बच्चों को या नहीं, कोरोना से खौफ है या कोरोना से लड़ने का अज़्म। हमने कराची के कुछ शहरियों से बात की, कुछ वालिदैन की राय हमने इकट्ठा की है, आपके सामने रखते हैं। चला जाए, आई थिंक तभी हमें स्कूल के तालीमी इदारे खोलने चाहिए। जब तक SOPs फॉलो सही नहीं होगी हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो उनकी जाहिर सी बात है हेल्थ का इशू होता है ना। फिर बड़े बच्चों की बात है, वो केयर कर सकते हैं, SOPs फॉलो कर सकते हैं, मास्क भी पहन सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का यही मसला है। मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे खुद इस चीज़ का वो परेशानी है कि बच्चे अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम कितना उनको रोकेंगे इस चीज़ से। घर में बैठे हुए भी हम महफूज तो नहीं है कि हमने बच्चों को ही सिर्फ घर में बिठाना है। मार्केट खुली हुई है, सारी बाजार खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, पार्क खुले हुए हैं, सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करना है हमने। ये सारी चीज़ें तो खुल चुकी हैं, तो इनके लिए बस है कि ये ज़्यादा खोल दें तो ज़्यादा बेहतर हुकूमत। जब विफाक में खुला हुआ है, पंजाब के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद कॉलेजेस पहले ही ओपन हो गए, तो फिर हमारे बच्चों का हक क्यों मारा जा रहा है? खुलने चाहिए, मगर SOPs के साथ खुलने चाहिए। घर में बैठ के भी कौन से बच्चे घर में, दे आर गोइंग एवरीवेयर, दे आर गोइंग इन द शॉपिंग मॉल्स, दे आर गोइंग फॉर देयर ऑल अम्यूजमेंट पार्क, सब कुछ, तो व्हाई नॉट स्कूल्स। कराची में शहरी क्या राय रखते हैं, अम्मियों को क्या लगता है, ख़ास तौर पे हमने आपके सामने ये बात रखी। अच्छा, ये एक परेशानी है, ये एक मसला है, लेकिन कराची में तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन आप ज़रा हमारे लोगों का अज़्म देखिए, हमारे लोगों की लगन देखिए, एहसास ज़िम्मेदारी देखिए, पीछे नहीं रहते। मैं इस वक्त खिदमत खल्क के जज्बे की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ रेवेन्यू जनरेशन की। सिर्फ इसी मामले में ही नहीं, आप देखिए टैक्स की अदायगी में भी हमारा शहर, कराची शहर है सबसे आगे। समुंदर जैसी गहराई है कराची के शहरियों के दिल में, और यही बात सामने आई है। 2018 में कराची से सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहरी बने हैं यहाँ के। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक शहर की बड़ी सदर मार्केट सबसे ज्यादा यानी कि 77 अरब 20 लाख रुपए का टैक्स यहां से अदा किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद आलम ने। खुर्शीद भाई जरा बताइएगा, इस सदर की ये फिगर्स तो किरण ने दिए, दीगर और मार्केट्स भी हैं, थोड़ा सा बताइएगा किस मार्केट ने कितना टैक्स दिया है? या बिल्कुल, FBR ने माली साल जून 2018 में जो ख़त्म हुआ है उसकी जारी कर दी है उन्होंने टैक्स डायरेक्टरी, और उसमें बड़े दिलचस्प जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, और उसकी बुनियाद पर ये बात बिला अंदेशा तरदीद कही जा सकती है कि कराची एक मरतबा फिर बाजी ले गया है। और उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि बड़ा शहर है कराची, और इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है सदर बाज़ार, सदर मार्केट भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे टैक्स फाइलर्स हैं, उनकी तादाद है अल्लाह आपका भला करे 72,339 टैक्स फाइलर्स हैं पूरे सदर मार्केट में, जिसमें बहुत सारी मार्केट्स हैं। उन सब के जो टैक्स फाइलर्स की तादाद है 72,339। इन्होंने 77 अरब 20 लाख रुपए की टैक्स की अदायगी की है, जो 2018 का माली साल है उसका। इसी तरह टैक्स की अदायगी में इस्लामाबाद का दूसरा नंबर रहा, जहां ब्लू एरिया के 5,854 फाइलर्स ने 39 अरब रुपए और 39 अरब 93 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। इसी तरह लाहौर में मुल्तान रोड की जो मार्केट है उसके 17,800 टैक्स फाइलर्स ने 11, जबकि पेशावर की कारखाना मार्केट के 10,417 टैक्स फाइलर्स ने 5 अरब 27 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। इसी तरह कराची में एक और बहुत बड़ी मार्केट है जो लियाकताबाद मार्केट कहलाती है, लालू खेत भी उसे कहा जाता है, जहाँ पर कई हज़ार दुकानें हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की दुकानें हैं, कपड़े से लेकर ज्वेलरी और रिटेल का दीगर सामान, परचून का सामान भी यहाँ पर दस्तयाब होता है। वहाँ तकरीबन 94 अरब रुपए का टैक्स लियाकताबाद की मार्केट से जमा हुआ है सरकार को। दिलचस्प बात यह है कि टैक्स की अदायगी में कराची जितना बाजी ले जाता है और हर साल बाजी लेके जाता रहा है, उसके बाद कराची को क्या मिलता है ये एक अलग बहस है। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, कराची में बहुत सारे तामीराती मंसूबे अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने के बावजूद इसके मसाइल आज तक हल नहीं हुए और इसको
जो सियासी ज़बान में कहा जाता कि इसका हिस्सा बक़दर जुस्सा उसे अदा नहीं किया जाता। खुर्शीद भाई, आपकी सारी बातें एक तरफ, आपका एक जुमला एक तरफ कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ही इस अवाम का भला करे, हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना। इतना टैक्स देते हैं कराची के शहरी, लेकिन इन रिटर्न कराची आइट को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। टैक्स तो इस्लामाबाद का शहरी भी देता है, उसे मेट्रो मिल जाती है। टैक्स तो रावलपिंडी का शहरी भी देता है, उसे भी मेट्रो मिल जाती है। टैक्स तो लाहौर का शहरी भी देता है, उसे ऑरेंज लाइन मिल जाती है। टैक्स तो पेशावर का शहरी भी देता है, उसे भी बिल आखिर बीआरटी मिल ही जाती है। चलिए आजकल थोड़ी बंद है, कोई बात नहीं, मिल जाती है। लेकिन कराची वालों को सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं दिलासे। एनीवेज जी, टैक्स कलेक्शन पर आज हम बात करें, आवाम पर टैक्स के पैसों के इस्तेमाल से मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक मेंबर FBR और टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शाहिद हुसैन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, आपने ज्वाइन किया समा को, नया दिन के लिए वक्त निकाला। थोड़ा सा बताएंगे इस मैकेनिज्म से मुतालिक कि एक शहरी जब एक टैक्स अदा करता है, वो तो ज़रा हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम जब मार्केट्स की बात करते हैं उसमें और भी ड्यूटीज़ लगी होती हैं और बड़े बड़े तरह के टैक्स होते हैं। ये तरह तरह के टैक्स हुकूमत के पास पहुंच जाना, कौमी ख़जाने में पहुंच जाना, ये बस वहीं तक पहुंचने के लिए होते हैं कि बस वहीं पर पहुंच जाएं और फिर वहीं पर रखे रखें, कुछ मिलने के लिए बदले में कुछ नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखिए, जहाँ तक तो टैक्स कलेक्शन का ताल्लुक है, आम शहरी तकरीबन 42 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल टैक्सेस पे करता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है वो तो FBR की होती है, जो 4 तरह के टैक्स इकट्ठा करता है: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। जितनी कलेक्शन FBR करता है उस कलेक्शन को, वो सारी की सारी कलेक्शन सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड में जाती है और NFC अवार्ड के मुताबिक चारों सूबों को उनका हिस्सा उसके मुताबिक दे दिया जाता है। ओके। अब जब तमाम सूबों को वो रकम मिल जाती है, वो सूबाई हुकूमतों का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे खर्च करती हैं। FBR का खर्च करने में कोई दखल नहीं है। FBR सिर्फ आपका कुमाऊ पूत है जो आपको पैसे कमा के देता है। इसको खर्च करने का इख्तियार FBR के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के दूसरे महकमों का काम है। अच्छा, एक बात शाहिद साहब, ये आपने वैसे तो क्लियर कर दे कि जो मामला है ये सूबों के पास होता है, खर्च कहाँ करना ये इख्तियार सूबों का होता है। लेकिन एक आवाज़ बार बार बुलंद होती है, वो ये कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन इसी शहर पर पैसा लगता नहीं है। तो ऐसा कोई मामला हो नहीं सकता कि ये कहा जाए सूबों को कि जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जिस शहर से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ कुछ तो लगाओ। ये कहा नहीं जा सकता FBI की तरफ से, या ये कहा नहीं जा सकता वफाक की तरफ से सूबों को? देखिए, FBR तो गवर्नमेंट की सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंसी है, वो उनको मशवरा देने का उसका अख्तियार नहीं है कि आप इसको कहाँ खर्च करें। मशवरा देने का और इसके लिए आवाज़ उठाने का जो मेन काम है वो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, कराची से बहुत सारे MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, सूबाई असम्बली उनके मेंबर्स होंगे। ये जिस इलाके की लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल तो वो लोग होते हैं जो ये बात असम्बली में, सेनेट में उठा सकते हैं और उन्हें उठाना चाहिए। और मेरा ख्याल गाहे बगाए थोड़ी बहुत वो उठाते भी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा कई दफ़ा हम फेडरल गवर्नमेंट का भी सुनते हैं कि वो भी कराची को कोई पैकेज दे रही है, तो वो मेरा ख्याल है कोई ना कोई बात होती है, लेकिन शायद लोगों को उससे अभी तक तसल्ली नहीं है। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि लोगों को सेटिस्फाई करे, बिकॉज ये आपकी बात दुरुस्त है कि कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, हमारा सबसे बड़ा बिजनेस हब है, सबसे ज़्यादा टैक्स अवेयरनेस भी कराची में ही है और कराची से टैक्स का फिगर भी ज़्यादा आता है। अगरचे कराची एक टैक्स कलेक्टिंग प्लेस है, दो तरह की सूरत हाल है। एक टैक्स तो है जो कराची में बिजनेस करने वाले लोग ही देते हैं, सही। एक टैक्स है जैसे कस्टम ड्यूटी, विदहोल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स जो इंपोर्ट स्टेज पे आता है, वो इंपोर्ट सारे मुल्क के लोग करते हैं, कराची के भी करते हैं और लाहौर के भी करते हैं, पेशावर और इस्लामाबाद के भी, फैसलाबाद के भी, जहाँ जहाँ पे बिजनेस होता है, जो भी इंपोर्ट होती है उस पर ये कस्टम ड्यूटी भी, फिर विदहोल्डिंग टैक्स भी, सेल टैक्स भी और बाद जगह पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो वो होता तो सभी की तरफ से है, बट देयर इज नो कंट्रोवर्सी ऑन इट कि सबसे बड़ा पेयर जो है वो कराची ही बनता है। अच्छा देखिए, क्योंकि अब आप टैक्स कलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, ड्यूटीज़ पे करना, उसमें दीगर शहरों का इंपोर्ट, लेकिन जैसा आपने खुद भी कहा कि ये जो टैक्स देना चाहिए इसकी जिम्मेदारी, इसकी आगे ही इसकी अवेयरनेस यहाँ के लोगों में है।
बावजूद इसके आपको ऐसे लोग तो ज़रूर मिलते होंगे मेरे जैसे, जो आपसे ये पूछते होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें टैक्स में थोड़ी सी छूट भी मिले। तो वो छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स होती हैं सर। वो ट्रिक्स नहीं होती, बेसिकली अगर आप किसी सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो स्टेट आपको अप्रिशिएट भी करती है, अगर ये देखा जाए तो। जैसे इंश्योरेंस है या कुछ इस तरह के मामलात हैं कि अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसकी रिलीफ मिलती है। सर आप इस सिलसिले में हमें कुछ बता सकते हैं? जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 62 ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं या आप कोई म्यूचुअल फंड्स में या नए स्टॉक्स खरीदने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको आपकी टोटल जो आमदनी है उसका 20% तक इन्वेस्ट करने की इजाज़त है और उसका आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स रिलीफ मिलता है। ओके सर, मुझे अब ये बात बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जब हम देखते हैं कराची की मार्केट्स हैं सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही हैं, अगर हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि पूरे मुल्क की आबादी 22 करोड़, कराची की आबादी लगभग 2-2.5 करोड़, लेकिन वो 20 करोड़ एक तरफ और ये 2 करोड़ एक तरफ, यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। इज़ इट बिकॉज ऑफ बिजनेस और इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, और या मामला ये है कि बाकी जगह पर टैक्स चोरी हो रहा है या बाकी जगह पर टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा और यहाँ पे कराया जा रहा है? मल्टीपल रीजंस हैं। ओके, पहली बात तो ये कि सर्टेनली कराची का बिजनेस सारे पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक, कराची में एजुकेशन और टैक्स अवेयरनेस भी बाकी पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में लोग बावजूद इनकम कमाने के उनमें टैक्स अवेयरनेस नहीं है और वो टैक्स को छुपाना कोई ऐसा अखलाकी जुर्म नहीं समझते, जिसके लिए ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। लोगों को ये एहसास पैदा करने की ज़रूरत है लोगों में कि ये जो पैसा स्टेट्स जितनी तरक्की करती हैं, यूरोप और अमेरिका जो है वो जो मिडल ईस्ट की तरक्की को है थोड़ी बहुत अमारत है वो उनके नेचुरल रिसोर्स की वजह से है, लेकिन यूरोप और अमेरिका की जो तरक्की है वो मोस्टली उनके लोगों के टैक्सेस की वजह से है। वैसे सबसे ज़्यादा टैक्स सर हम समझना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन सा मुल्क देता है, क्योंकि आपने एग्जांपल दी ना कि बाकी ममालिक में लोग टैक्स देते हैं, उनके बदले सर्विसेज मिलती हैं। पाकिस्तानी ये समझता है कि हम भी बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, हैवी टैक्स हम देते हैं, लेकिन हमें उसके बदले सर्विसेज मिलती नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन यूरोप अमेरिका से शायद कोई इतना बहुत मुनासिब है नहीं। स्वीडन में कोई 80-90% जो है वो टैक्स के रेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट उनको बहुत सारी, वो बेसिकली सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं और वो लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और हमारा जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो 10-11% के दरमियान ही होवर करती रहती है, और जबकि ये मुल्क वहाँ पे हैं जहाँ 40-50% टैक्स टू जीडीपी रेशो होती है। हमारे मुल्क में टैक्स, हमारी सारी कोशिश के बावजूद टैक्स फाइलर्स की तादाद अभी 1.1% के करीब है। 2013 में ये पूरे पाकिस्तान में कुछ 7,11,000 टैक्स फाइलर्स थे। इसके बाद हमने फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट दिया, तो जिसकी वजह से लोग अब लोगों के लिए हमने ये एक सूरत हाल पैदा की कि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आप पे विदहोल्डिंग टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो लोग बहुत सारे इस तरफ आए और इस वक्त आपके 26-27 लाख टैक्स फाइलर्स की तादाद है। लेकिन अभी भी ये कोई 1.1% बनती है, जबकि इंडिया में ये तकरीबन 5% के करीब है। हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ इस लिहाज से हो सकता है कि उसी तरह का अंडर डेवलप्ड कंट्री वो है, वही तकरीबन एजुकेशन का लेवल वहाँ पे होगा, तो उनका हमसे ज़्यादा है। हमें कम अज़ कम इसका ख्याल करने की ज़रूरत है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें। जब सब लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर उस पर इस चीज़ का इम्कान बेहतर हो सकता है कि टैक्स इवेजन का सिखाना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा झंझोड़ना पड़ेगा कि ये एक जिम्मेदारी नहीं है, ये इखलाकी जिम्मेदारी भी है, ये फ़र्ज़ है। एक तो ये, दूसरा एक इम्प्रेशन लोगों के जहनों में ये, सर मेरे प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा, एक इम्प्रेशन लोगों के जहनों में ये है कि जो मुलाजमत पेशा है वो चाहे नहीं चाहे टैक्स तो कट गए। मैं ये सवाल जो है ना अपने मौजूद मेहमान के सामने रखूँगी। टैक्स कराची देता है, हम कितने परेशान हैं, हमने ये तस्करा भी किया है, लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन की, और हम बात ये भी कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्ट तो हो जाता है लेकिन उसके बाद वो टैक्स लगता नहीं है, मिलता क्या है। इसलिए किरण सबसे ज्यादा परेशान तो कराची के शहरी हैं। कराची के शहरी हैं, कराची के ताजिर हैं। एक सवाल मैं जरा शाहिद साहब से कर लूं
क्योंकि वो हमारे साथ हैं और हमारे एक और मेहमान भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ हैं सर तो प्लीज़ बताइएगा, इस इंप्रेशन को दूर करने की ज़रूरत है या फिर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो मुलाजमत पेशा वो तो टैक्स देगा ही देगा, उसका टैक्स तो कटेगा ही कटेगा? कि मुलाजमत पेशा का तो टैक्स बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे जितने फाइलर्स हैं उनमें से जिनसे टैक्स आता है उनमें से भी कंपनीज छोड़ के बाकी आधे से ज़्यादा जो है वो तनख्वाहदार तबका ही है जिनकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है और वो उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। बाकी जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से कुछ मेरा ख्याल है 26-27 लाख में से 4-5 लाख तो ऐसे हैं जो ज़ीरो टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर करते हैं। उसमें कुछ तो जेन्युइन हो सकते हैं, जैसे कुछ पेंशनर्स हैं या किसी का कोई और एग्जाम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है, एग्रीकल्चर का है, लेकिन वो फाइलर बन गए हुए हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर बिज़नेस करते हुए ज़ीरो इनकम का रिटर्न फाइल की जाती है तो उसको ज़रूर FBR को देखना चाहिए कि इनका घर का गुजारा कैसे चलता है अगर वो टैक्स नहीं दे रहे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब साथ मौजूद थे आप और टैक्स कलेक्शन से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शोएब, प्रॉब्लम ये है कि जो 1 लाख रुपए महीना कमाए वो भी टैक्स दे रहा है, 25,000 कमाए वो भी टैक्स दे रहा है, वो जो 10 लाख 1 करोड़ और वो भी टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो ताजर तबका है। रोना दोनों का एक सही है क्योंकि ज़ाहिर किरण, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर पाकिस्तानी, वी ऑल आर सिटीजन। और जब सिटीजन को अपने राइट्स नहीं मिलते तो सिटीजन रोता है। क्योंकि आज हम बात टैक्स की कर रहे हैं तो इसलिए हम ज़रा ताजरों की बात कर लेते हैं। ताजरों से टैक्स लिया जाता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल भी कोट की कि 77 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स कराची की सदर मार्केट ने दिया। लेकिन ताजर मसाइल से दो चार हैं, मसाइल का शिकार हैं। हमारे टीम मेंबर मुबशर पाडेला मार्केट गए और ताजरों से ज़रा बात की कि उनकी राय क्या है इससे मुताल्लिक, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं हुकूमतों से, तो क्या हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, क्या हैं उनकी शिकायतों के अंबार, ज़रा सुनवाते हैं आपको। सदर की मोबाइल मार्केट वालों ने हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा दिया, लेकिन क्या ये टैक्स का पैसा मार्केट वालों की सहूलत के लिए इस्तेमाल हुआ? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोबाइल मार्केट। आइए जानते हैं। कचरे का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, पार्किंग का मसला है। कस्टमर आता है, खड़ा नहीं हो सकता, पार्किंग के अंदर प्रॉब्लम है गाड़ी खड़ी करने की। बाकी यहाँ सारे निज़ामी धर्म भरम है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए ना निज़ाम बनाए। हम अपने बिहाव अपनी यूनियन के थ्रू हर मामला को अपने देखते हैं। कभी सीवरेज का मामला हो गए, कभी के इलेक्ट्रिक के मामला हो गए। इतने टैक्सेस हम देते हैं, हमारे तमाम बिल पेड होते हैं हर दुकानदार के। हर तमाम दुकानदार 95% सारे के सारे NTN पर रजिस्टर्ड है। हम टैक्स पेड करते हैं, अपनी इम्पोर्ट है, तमाम मामला हमारे क्लियर है। बट हमें कभी भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट कभी भी हमें नहीं दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, सहूलियात का फुकदान है। आप देखेंगे बारिशों के बाद ये नाले गटर, इवन कि हम कंप्लेन कर कर के थक गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और टैक्स के हवाले से अगर आप कहें तो पूरे कराची में आप कह लें कि पूरे पंजाब से ज़्यादा टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सदर मार्केट ने दिया। मोबाइल मार्केट के दुकानदार सहूलियात ना मिलने पर नाला नज़र आते हैं। अगर इन्हें सहूलियात फराहम की जाएँ तो ये मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कैमरामैन असद और उस्मान के साथ मुबशर पाडेला, समा, कराची। तो जनाब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको एड्रेस करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए जो अंजुमनें बनी हुई हैं वो क्या कर रही हैं, हम अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करें। तो सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मोहम्मद रिजवान इरफान हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये आप हमें बताएंगे, ये पहले तो ये बताइए ये कितना अच्छा लगा जानकर कि आप लोग उन लोगों में शामिल हैं या शायद वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने फरीज़े को, अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को समझा। ये जानकर आप लोगों को खुद कितना अच्छा लगा कि हम ना चूक नहीं रहे, हम पूरे दिल से काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो लेवल था जो बताते थे, गवर्नमेंट बताती थी कि ताजिर टैक्स नहीं देते। अब ये बात क्लियर हो गई, बाकायदा नोटिफिकेशन या उनके जो FBR के जो डायरेक्टरी में आ गई कि कराची और सदर मार्केट सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में टैक्स देती है, 77 अरब रुपए। देखिए, उसका हम तो टैक्स देते हैं, उसका हुसूल क्या है, हमें क्या रिटर्न है, इसी की रिटर्न क्या है। देखें, हम लोग टैक्स देने को तैयार, हमेशा कराची ने कुर्बानी दी और देता आया और देता रहेगा, लेकिन हमें उसका रिटर्न कुछ नहीं है। हमारे जो रोड्स हैं बेइंतहा ख़राब, टूटी हुई रोड्स, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, सफाई का निज़ाम ख़राब। हम कंप्लेन करते हैं, कोई आने को तैयार नहीं। जब
आप किसी हाई ऑफिशियल को कंप्लेन करते हैं तो काम होता है। जो नीचे इदारे जो बैठे हैं लोग हैं, उनका काम ये काम करें। एक बात बताइए, सॉरी बात कर रही है, जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिलती है। अभी देखिए बारिश हुई थी, कितना नुकसान हुआ कराची का, कितना नुकसान हुआ मार्केट्स का, ताजरों का। कहीं से कोई छूट की बात की गई हो, कहीं से कोई सहूलत मिली हो, आपको कुछ बता सकते हैं आप? कोई छूट नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं मिली। अभी भी मार्केटों में पानी खड़ा हुआ है, इस वक्त भी खड़ा हुआ है। आप जाके देखें, मार्केट विजिट करें, हफ्ते गुजर गए, कोई नहीं। वो एक उन्होंने कहा कि 72 इंच की लाइन कोई बन रही थी, डल रही थी, उसके बाद से हो जाएगा। उसके बावजूद भी हालात जूं के तू हैं। हमारे यहाँ बेइंतहा सफाई का, गंदगी का निज़ाम ख़राब है। पार्किंग का मसला है हमारा। हमने कल भी हमारी मुलाकात हुई एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, हमने कहा सिंगल लाइन पार्किंग अलाउ है, सिंगल लाइन करें आप, क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हमारा डीएमसी जो है हमारा ताल्लुक नहीं, केएमसी का जो है। अब ये एक दूसरे पे जो डालना, ये मसला खराब होते हैं। मामला पहले थे कि ब्लेम गेम, वो अभी तक चल रहा है। हम जो है, हम किसी से बात करते हैं, वो सिटी गवर्नमेंट की बात करता है, सिटी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की बात करती है, सिंध गवर्नमेंट वफाक की बात करती है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? कोई अगर जवाब देने को तैयार नहीं। एक सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है वो दिया जाए, अपना फैसिलिटी किया जाए, हमको जो है काम करने दिया जाए। और जो है सिंध गवर्नमेंट कहती है कि विफाक में पैसे नहीं देता, विफाक कहता है हिसाब दो। तो ये क्या सिलसिला लगाया हुआ कराची ताजर? बहुत बड़े बड़े मसाइल है ना, बड़ी मुश्किल बातें हैं। आप ज़रा, क्योंकि अब देखिए, अब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, अथॉरिटीज़ आपकी बात सुन रही हैं, आम जो कराची का शहरी है, जो एक आम पाकिस्तानी है, वो आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, इसमें एक इंसान की ज़िंदगी कहाँ जाती है? सवेरे जो अपने घर से निकलता है, बड़ी दिक्कत के साथ में अपनी शॉप पर पहुंचता है जो ताजिर, और फिर उसके बाद में वो सारा दिन काम करता है, उसकी सारी शाम इसी तरह से मार्केट्स में जाती है। कोरोना नो कोरोना, लॉकडाउन नो लॉकडाउन। बच्चों को टाइम देने के लिए, उनको तफरी के लिए ले जाने के लिए, उसके पास उसका कुछ टेम्परामेंट बच जाता है इन्हीं सड़कों से गुजरने के बाद, इन्हीं भारी भारी बिल्स को देखने के बाद, इन्हीं मसाइल को देखने के बाद। बहुत ही मसाइल का दो चार है हमारा ताजिर। एक तो तकलीफ के ज़रिए जो आता है मार्केटों में, बड़ी परेशानी की सूरत में। उसके बाद जब हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, मार्केटों में बिजली जाना शुरू हो गई। अब ज़्यादा जा रही है, अब ज़्यादा जा रही है। कल नेपरा चेयरमैन आए तो कल तो बेइंतहा लाइट चली गई। चेयरमैन नेपरा आने के बावजूद जो है मार्केट में लाइट, हमारा ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से। कितने घंटे लाइट नहीं थी सर? तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे लाइट नहीं थी और कंटिन्यू जारी था। हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक है ना, इलेक्ट्रिक होगी तो हमारा कारोबार चलेगा। चेक करके सब चीजें चेक करके देंगे, मोबाइल चेक करके देंगे, अप्लायंसेस चेक करके देंगे, लेकिन हमारा तो बिल्कुल सफर हो गया ना। और अब जब आप अपने मसाइल के हल के लिए किसी के भी पास जाएं, यानी उनका ताल्लुक शहरी इंतज़ामिया से हो, सूबाई हुकूमत से हो, कोई और दर खटखटाना पड़े, कहीं और जाना पड़े, तो मुझे ये बताइए कि फिर जब आप अपना पेपर वर्क लेकर जाएंगे तो साथ में ये कागज़ भी लेकर जाएंगे जिसमें ये दर्ज होगा कि मैंने, मेरे एसोसिएटेड मुझसे लोगों ने, हमने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया और हमने सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। बिल्कुल। अब तो लेकिन हमें सब सोचना पड़ेगा कि कराची ने इतना टैक्स देने के बाद कराची पे क्या लगा, उसका हमारा जो है, हमने जो टैक्स दिया, हमारा अब तक के कोई हमें रिटर्न नहीं मिला। आप दूसरी जगह जाएं, कराची से बाहर, मुल्क से बाहर, पंजाब में जाते हैं, वहाँ का टैक्स देखें आप, वहाँ सफाई भी है, पानी भी है, ड्रेन लाइन का मसला भी सही है, और सीवरेज का निज़ाम भी सही है, रोड भी सही है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों, हम टैक्स देने के बाद क्या वजह है? हमारे यहाँ बिल नहीं, हमारे यहाँ एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं, हुकूमतों की एक दूसरे से लड़ाई, उसका जो है, उसका समझाना जो है हमारे आवाम कराची की भुगत रही है। तो कराची की आवाम जो है बहुत तकलीफ में आ गई है। अब किसी दिन भी जो है लावा फटेगा तो कराची के ताजिर, कराची के दुकानदार, कराची की आवाम फिर बाहर निकलेगी। मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात सुनी कुछ दिन पहले। हम ताजिरों के मसाइल के ऊपर ही बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि सियालकोट में तो ताजिरों ने एयरपोर्ट तक बना लिया, तो कराची का ताजिर सड़कें क्यों नहीं बनवा सकता? सर इसको एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि देखिए सियालकोट के ताजिरों ने वाकई अच्छी एग्जाम्पल कोट कर दी, उन्होंने सेट कर दी। आप लोगों ने भी मिसाली काम ही किया है, बावजूद इसके तनकीद तो है। देखिए इसको एड्रेस कैसे करेंगे आप? देखिए हम करने को तैयार हैं, हमें आगे तो लाया जाए ना, हमें पावर तो दी जाए, हमें, अगर हम तो करने को तैयार हैं। तो टैक्स नहीं ले, वो भी इतना ज्यादा। जी अब देखिए कैसे सर, सियालकोट के ताजिर को क्या पावर मिली? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर मिलती है, उनको आगे लाया जाता है, उनको साथ बिठाया जाता है,
उनसे जो भी मसाइल है, अगर सिंध गवर्नमेंट अगर काम करने को तैयार है, प्राइवेट पार्टनर की तरह अगर वहाँ के ताजिर एक काम खुद से करते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो इतनी एक्टिव हैं। आप लोगों की तो बेशुमार एसोसिएशंस हैं, आपकी ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की है और भी एसोसिएशंस हैं, आप लोग मिलकर खुद से इन मसाइल के हल के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? देखिए, हमने करने को तैयार, हम तो कर, गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट बैकअप करती है ना कि भाई अगर कोई अगर काम करने जा रहा है आदमी सही, तो उसको गवर्नमेंट अगर बैकअप करे, पैसे तो हम लगाएंगे ना। अच्छा, पैसे हम लगाएंगे। सड़कें बनानी हो, आपने पार्किंग का निजाम बेहतर करना हो और मसाइल ठीक करना, तो आप पैसा खुद लगाने को तैयार हैं? बिल्कुल लगाने को तैयार है। जो उसके जो आमदनी है वो भी सब हमें मिलनी चाहिए ना। ठीक है, जो गवर्नमेंट को जा रही है आमदनी वो यहाँ लगे क्या ना। गवर्नमेंट से की परमिशन के बगैर आप लोग खुद से ये काम नहीं कर सकते, चीजें मैनेज नहीं कर सकते? केएमसी डीएमसी छोड़ के इनको खुद से नहीं कर सकते? स्टार्टिंग फ्रॉम पार्किंग इशू मैं बिल्कुल सबको हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो है इसमें साथ चाहिए होगा। विफाकी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट सब साथ मिलके एक असल में जो है एक जो है लोगों के साथ जो हमदर्दी का जो है एहसास होना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं विफाक काम करे, आप कहते हैं सिंध हुकूमत काम करे, जब आप उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम करने का है नहीं, ये करना किसी और महकमे ने है, जिस महकमे ने करना है वो काम नहीं कर रहा। आपने अगर खुद करना है तो आप कहेंगे सारे महकमे और सारी हुकूमतें साइड पर हैं, आप खुद करेंगे। मैं बता दूं ना आपको, हम करने को तैयार। देखिए पार्किंग का मसला हुआ हमारा, हमने खुद हटानी शुरू करी वहां से ठीक मोटरसाइकिलें, जबकि ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये ट्रैफिक का काम है। नहीं सर, अगर आप लोग एक ऐसी फोर्स तैयार कर लें, आप ऐसे वॉलंटियर्स रख लें या उनको पे करें कि वो इस चीज़ को मैनेज करें, आप उनको पे करेंगे, एक तो उनका रोजगार, दूसरा आपका रोजगार बेहतर होगा क्योंकि ज़ाहिर कस्टमर इजीली आ जाएगा, इजीली आएगा, जल्दी से खरीदारी करके चला जाएगा। मैं थोड़ी सी इस बात को आसान कर देती हूँ। देखिए, एक तरफ तो ये कि भारी टैक्स कलेक्शन है, वो करते हैं, आप लोग दे देते हैं और बड़ी सहूलत से दे देते हैं, उनके लिए आपको इस मामले में आप लोग पीछे नहीं रहते। दूसरी तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात आती है, एक क्वालिटी को बनाने की, इम्प्रूवमेंट लाने की बात आती है, आप उसमें अपना इनपुट देना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सहूलत नहीं है। इतना टैक्स दे के भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी सहूलत के लिए सही, कराची की खूबसूरती के लिए, कराची के शहरियों की सहूलत के लिए सही, उसमें भी हर्डल्स हैं। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है, ये हर्डल है। मैंने बताया ना आपको कि जो भी आप काम कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करें, जो इलाके के लोग हैं उनको आप बुलाएं, उनका मशवरा लेना, आप उनके जो ताजिर है उनका मशवरा लें, काम करने की इजाजत दें। कहीं ये नहीं हो कि आपने एक सड़क बनाई और उसके बाद में वो टूट फूट का शिकार। उनको जिम्मेदार बनाएं, उनको जिम्मेदार बनाएं। देखिए, अगर आप जो है आपके यहाँ जो सीवरेज का पानी निकल रहा है, आपके रोड पे आ रहा है, आप उस दुकानदार को जिम्मेदार बनाए, भाई ये पानी आपको रोड में फेंकना नहीं है, अगर फेंकोगे तो आप पे जुर्माना होगा, ये कचरा आप फेंकोगे तो आप पे जुर्माना होगा। आप उसको पाबंद कर, उसको जो है कोशिश करें कि उसको साथ मिल के काम करें, वो आपके साथ काम करेगा और कोशिश करेगा कि ये मसाइल हल हो। और कराची का ताजिर इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम तो चाहते हैं, हम तो टैक्स देने को तैयार हैं, देते रहेंगे, लेकिन अब जो है हमारे साथ जो है वो जो सौतेली माँ वाला तो वो नहीं होना चाहिए। सर साथ रहेगा आप ही के मार्केट से खबर आ रही है, शेयर भी कर लेते हैं। खबर यह है कि मोटरसाइकिल क्यों लिफ्ट की? सदर मोबाइल मार्केट में शहरी ने ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग माफिया के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। इससे मुतालिक हमें बताएंगे सऊद बिन मुर्तजा। जी सऊद, ये क्या मामला है, कैसे एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज ये मोटरसाइकिल जो है इस शहरी की जो है लिफ्ट कर ली थी, जिस पर ये फौरी तौर पर जो लिफ्टिंग की गाड़ी थी उसके सामने आके लेट गया और इसका ये कहना था कि इसने जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी और पार्किंग में बगैर पैसे के जो है कोई शहरी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकता, जिस पर इसकी गाड़ी उठा के ले जाई जा रही थी ताकि उसको चालान भरने के बाद ही इसकी मोटरसाइकिल मिलती। जिसका कहना था कि मैं चालान नहीं भरूंगा और मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी मोटरसाइकिल इसको जो है फौरी तौर पर वापस की जाए। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार काफी देर तक इससे बहस करते रहे, जिसके बाद इसकी जो मोटरसाइकिल है इसको देकर जान छुड़ाई और उसके बाद वहां से चले गए। इसका एहतजाज काम आ गया, एहतजाज काम आ गया। सऊद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ये मामला रिपोर्ट है सदर मोबाइल मार्केट से। वैसे हम अभी डिस्कस भी पार्किंग के इशूज़ ही कर रहे थे। एनीवेज एब्सोल्युटली राइट कि ज़ाहिर है इन इशूज़ को एड्रेस करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी। जो एसोसिएशंस होती हैं, जो ताजिर होते हैं, वो एक सपोर्ट का रोल तो अदा कर सकते हैं, फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, बट करना हुकूमतों ने है, करना इंतजामिया ने। एनीवेज जी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी सी देर में। स्टे विद अस। नए दिन में नए सिरे से खुशामदीद। गैर जमहूरी रवैये की बात करते हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करता है भारत और इसके सेकुलरिज्म का भांडा कुछ ऐसे फूटा है कि अक़लियतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। मोदी सरकार ने सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत करने से सिरे से रोक दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सिख यहाँ पहुँच रहे हैं, करतारपुर का रुख कर रहे हैं, पूरे दिल के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भारत के सिखों के साथ में नहीं हो
सकता, इतनी आज़ादी उनको नहीं मिल सकती। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ है। उस्मान खान, भारत की पहले दिन से नियत नहीं थी कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही भारतीयों को, भले वो सिख हो, उनको इतना मौका दे, इतनी आज़ादी दे कि वो अपनी मजहबी रसूमात पूरी करे। जी बिल्कुल, ये सिख जत्थों की जो है बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत जो है वो हो रही है और दुनिया भर से सिखा रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो भारत से सिखों को आने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि हिंदुत्व के प्रचार नाम नेहाद सेकुलर मुक्त भारत की एक बार फिर रिवायती हरदर्मी जो है वो देखने को मिली है और सेकुलर भारत ने हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए सिखों को करतारपुर आने से रोक दिया है और मोदी की के भारत ने सिख बरादरी को गुरु नानक की बरसी के तकरीबात में शिरकत की इजाजत भी नहीं दी है। पाकिस्तान ने कोरोना के बाद इक़दाम मुकम्मल करके करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले से भारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था और इस सिलसिले में दफ्तर खारजा ने करतारपुर राहदारी के जरिए सिखों की पाकिस्तान आने से मुतालिक 2 खतूत लिखे थे। दफ्तर खारजा ने भारत को पहला खतूत 27 जनवरी जबकि दूसरा खत जो है वो 27 अगस्त को तहरीर किया था और पाकिस्तान के दोनों खतूत पर भारत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि भारत ने ताजमहल सियाहों के लिए खोला, लेकिन सिखों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बाबा गुरु नानक की बरसी पर करतारपुर आने का मौका फराहम नहीं किया और हिंदुत्व के प्रचार में मगन मोदी सरकार के भारत में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी जो है वो भी छीन ली गई है और दुनिया भर से सिख जो है वो करतारपुर में पहुंचे, लेकिन नहीं आ रहे तो भारत से नहीं आ रहे। भारत से नहीं आने। शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया। अब आपको लेकर चलते हैं स्वात और वहाँ की स्टूडेंट है हदीका बशीर। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। कम उम्री की शादी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए यंग लीडर इन्हें मुंतखब कर लिया गया है। 172 ममालिक से मुंतखब 17 अफराद में से हदीका बशीर वाहिद हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। तो इन होनहार स्टूडेंट से हमें मिलवाएंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जिस वक्त हम मौजूद है सैयद शरीफ में और हमारे साथ मौजूद है होनहार तालिबा हदीका बशीर। हदीका बशीर की उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन इन्होंने कम उम्री में ही बड़ा किरदार अदा किया है, बड़ी खिदमात अंजाम दी है। कम उम्री के ख़िलाफ़ जो शादी होती है, ख़वातीन की तालीम के हवाले से इन्होंने काफ़ी खिदमात अंजाम दी है, बाकायदा एक तहरीक चलाई है और इसमें किस हद तक ये कामयाब हुई है, तो आइए इससे बात करते हैं। हदीका बशीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि किस तरह आप इस फील्ड में आए कि ख़वातीन की तालीम के लिए भी किरदार अदा करें, कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाई, तो कितनी कामयाबियाँ आपको मिली? जब मैं 7 साल की थी तो मेरी एक दोस्त थी जिसकी कम उम्री में शादी हुई थी और उसको फिर स्कूल नहीं छोड़ रहे थे और उसके ससुराल वाले जो थे उससे ज़्यादती कर रहे थे। और फिर जब मैं 11 साल की हुई तो मेरी भी घर में शादी के बाद चल रही थी कि अब ये बड़ी हो गई है, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने स्टैंड लिया कि मुझे शादी नहीं करनी और मैंने तालीम हासिल करनी है। और फिर मैंने कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने सेशंस लिए डोर टू डोर और लेजिस्लेटर्स के साथ सेशंस लिए और इमाम्स के साथ सेशंस लिए और थिएटर्स किए। और अब हम एक कॉमिक बुक बना रहे हैं जो लड़कियों की रियल लाइफ चैलेंजेस पर हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे काम को फिर सराहा गया। मुझे मोहम्मद अली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2015 में मिला, 2016 में एशियन गर्ल्स एम्बेसडर अवार्ड मिला और कॉमनवेल्थ के फोर्थ कॉमनवेल्थ के लिए मैं सेलेक्ट हुई और चिल्ड्रन पीस प्राइज़ के लिए मैं 2 बार नॉमिनेट हुई। अच्छा हदीका, ये भी बताएगा कि इस वक्त आपका इंतखाब हुआ है, आप यंग लीडर बनी है और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जो प्रोग्राम है पायदार तरक्याती अहदाफ, तो ये भी बताएगा कि इस पे आप कितनी खुश है और किस तरह आपका इसमें इंतखाब हुआ है? ये मेरे लिए मेरी मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि एज़ाज़ की बात है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे स्वात के लिए एज़ाज़ की बात है। और ये 7000 एप्लीकेशंस UN को मिले थे 172 कंट्रीज से, जिनमें 17 यंग लीडर्स को सेलेक्ट किया गया और उनमें से मैं दूसरे नंबर पर हूँ और पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जो UN की यंग लीडर्स फॉर SDGs 2020 के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। जी, हदीका बशीर का आज़म और जज्बा यही है कि वो न सिर्फ कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ अपनी इस तहरीक और जदोजहद को जारी रखेगी, बल्कि साथ साथ उनका ये भी आज़म है
कि जो तालीमी इदारे हैं ख़ासकर ख़वातीन के लिए इनकी जो कमी है इसके लिए भी वो आवाज़ उठाएंगी। और उन्होंने जो यंग जनरेशन है ख़ासकर जो तालीम याफ्ता लड़की हैं वो तालीम हासिल करना चाहती है तो उनको भी ये पैगाम वो दे रही है कि वो आगे आए, अपनी तालीम को जारी रखें और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इन बारिशों की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। बेशुमार मकानात गिरे हैं और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कई लोग जो हैं वो अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। चश्मे हर जगह से फूट पड़े हैं, तमाम साइडों पे पहाड़ी है और हर तरफ से पानी आ रहा है और शदीद ख़तरा है हमारी आबादी को। इतने संगीन हालात में जो जानी नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है और जो हमारा ज़रूरी नुकसान हुआ है, हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से तो इस इलाके को आफत ज़दा करार दें। इतनी हसीन वादी और यहाँ पर इस कदर मसाइल, रास्ते बंद हो गए थे, सयाह मुश्किल में फंस गए थे, जो मकामी आबादी है वो भी प्रॉब्लम्स का शिकार थी। कितने लोग कैसे कैसे परेशान हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ हालात कैसे बन रहे हैं। हमारा साथ देंगे समा के नुमाइंदे राना ज़हीर। राना ज़हीर, प्लीज़ ज़रा पहले हमें ये बताइए कि जो अभी बारिशें हुई हैं इसके बाद में सोन वैली में कैसे हालात हैं इस वक्त, लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? किरण, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला खुशाब की खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी सून वैली में। हालिया बारिशों ने जहाँ मुल्क भर में तबाही मचाई है वहीं सियाहों की जन्नत ये वादी भी शदीद मुतासिर हुई है। हालिया बारिश और सैलाब की वजह से खुशाब ज़िला में 20 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों अफराद जो है वो घरों से बेघर हो चुके हैं। सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने पाक फ़ौज को तलब किया, जिसके जवानों ने हज़ारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बारिशों का सिलसिला रुक चुका है लेकिन उसकी तबाहकारियों के असरात आज भी बाकी हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आने वाले सियाहों की और मकामी अफराद की, तो इस वक्त मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है और सियाह जो है वो भी कुछ इलाकों के रास्ते जो है सियाहती मकामात के रास्ते बंद होने की वजह से वो वापस लौट रहे हैं। इसलिए मैं सियाहों को यही कहूँगा कि जब तक इस वादी के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो जाते इस वादी की तरफ रुख जो है ना किया जाए। राना ज़हीर, आपने ये बताया कि पाक फ़ौज से तलब किया गया, फिर उन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो मकामी अफराद हैं उनका मुतालबा हुकूमत से क्या है, इंतज़ामिया से क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, ये फ़ौरन हल करने होंगे। जी बिल्कुल, जब हमारी मकामी अफराद से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस ज़िला को आफत ज़दा करार देकर किसानों के जो कर्ज़े हैं उनको माफ़ किया जाए और बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी की जाए। जिन लोगों के मकानात गिर चुके हैं उनकी बहाली के लिए हुकूमत इमदाद करे, जो लोग ज़ख्मी हैं उनका इलाज करवाए और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लवाहिकीन के लिए जो है इमदाद किया जो है वो फौरी बंदोबस्त किया जाए। इस हवाले से जब हमारी मकामी MPA मलिक फ़तेह खालिक बंदयाल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार को इस हवाले से, इस वादी के नुकसानात के हवाले से तफसीली तौर पर जो है आगाह किया गया है और हुकूमत पंजाब जो है उसने जो है सून वैली का सर्वे जो है वो मुकम्मल करवा लिया है। उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब हुकूमत जो है वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने के कुछ अरसे बाद जो है सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद का जो है वो सिलसिला वो शुरू कर देगी और तमाम मुतासरीन जो भी इस बारिशों की वजह से मुतासर हुए हैं अफराद, उनको जो है हर मुमकिन हुकूमत की तरफ से रिलीफ फराहम किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे और क्या कहने इस वादी के हुस्न के, यहाँ पे तबाही थी बावजूद इसके हसीन नज़ारे थे। अल्लाह जल्दी से मसाइल को हल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जल्दी से मौजू बदल देती हूँ। वो आपने ना लाइन सुनी होंगी, ताजमहल बनवा के देंगे, फलक तक चल साथ मेरे, रास्ते में जुगनू बिछा दूंगा, चांद तोड़ के ज़मीन पर ले आऊँगा। बड़ी रोमांटिक बातें, अच्छी बातें, लेकिन ये कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो कहीं पर डंडी तो मार लेते हैं लोग। ठीक है, मार लेते, लेकिन किरण फिर भी जो पाकिस्तानी मर्द है ना, ये बीवी से मोहब्बत में सबसे आगे हैं। यानी सिर्फ कहते नहीं है कि चांद तोड़ कर ले आऊंगा, चांद का टुकड़ा ले आऊंगा, वो लेकर आ जाते हैं। रावलपिंडी का नौजवान है और बीवी के लिए किरण इन्होंने चांद पर वाकई प्लॉट खरीद लिया है। क्या बात है। एग्जैक्टली, इन्होंने पूरा इनके पास अब उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इस नौजवान ने बीवी को जब शादी का तोहफा देने के लिए चांद पर 1 एकड़ का ये रकबा खरीदा है।
तो ज़ाहिर है उस पर बीवी तो उनकी खुश हो चुकी है, लेकिन पूरी कौम सोच रही है कि ये हुआ कैसे, और अगर आपने करना हो तो कैसे करें। तो हमें ज्वाइन किया है इस ब्यूटीफुल कपल ने। वी हैव सुहेब एंड मदीहा विद अस। गुड मॉर्निंग कहेंगे आप दोनों को, कैसे हैं आप? Thank you so much for having us in your show. अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। मदीहा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कितना अच्छा लगता है कि आप वाहिद खातून हैं कि जिन्होंने ये जुमला सिर्फ सुना नहीं है अपने हस्बैंड से कि चांद तोड़ कर ला दूंगा, आपके हस्बैंड ने तो आपको लाकर दे दिया। जी सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अमेजिंग हस्बैंड दिए हैं। ये वाकई मेरे लिए चांद खरीद दिया है। अच्छा, ये आपने इनसे पूछा नहीं कि ये प्लॉट तो ले लिया, बनवा के कब दोगे? जी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा 2024 तक तो सारे यानी कि बिजी है ना प्रोजेक्ट्स चांद पर जाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद होगा। ये पूछना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। सुहेब प्लीज बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं वाकई ये कर देता हूँ। तो आपने किससे कांटेक्ट किया, कितने पैसे खर्च किए, फिर आपको ये एक एकड़ का रकबा मिला? जी एक्चुअली चांद तारों के वादे तो पहले कर लिए थे, लेकिन ये आइडिया उस टाइम आया कि अब पूरे कैसे किए जाएंगे। तो ये एक्टर थे सुशांत सिंह, उनकी डेथ हुई तो उनके बाद एक्चुअली वो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन थे। तो उसके बाद उनकी एक न्यूज़ चली कि ये सुशांत सिंह का चांद के ऊपर प्लॉट है। तो उसके बाद मैंने उनका इंस्टाग्राम खोला, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट किया हुआ था माई पीस ऑफ लैंड ऑन मून, लेकिन उन्होंने कोई कंपनी का नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ था ये। तो फिर अचानक से उस कंपनी ने कुछ ग्रीफ नोट लिखा था सुशांत सिंह के बारे में, तो अचानक से गूगल पे मेरे वो सामने आ गया। तो फिर मैंने उस कंपनी में खोला और फिर मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरह से शाहरुख खान की भी वहाँ लैंड है, रोनाल्डो की भी है, और यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, वो कंपनी क्लेम करती है कि उनकी भी लैंड है। तो फिर मैंने वहीं से एक कॉलोनी सिलेक्ट करके और इनके लिए एक कॉलोनी सिलेक्ट की, यानी वहाँ पे कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे सारी मार्किंग हुई भी है? जी वहाँ पे सारी कॉलोनीज हैं। लाइक सुशांत सिंह जो हैं उनका प्लॉट है सी ऑफ मस्कोवी, एक कॉलोनी है। ओके, और आपका प्लॉट किस कॉलोनी में है? उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं। और शाहरुख खान जो है उनकी है कॉलोनी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और हमारी कॉलोनी का नाम है सी ऑफ वेपर्स। ओके, और इसके अलावा भी हैं लेक ऑफ रेनबो, लेक ऑफ रेन, बहुत सारी नाम तो सारे के सारे खूबसूरत हैं। उनकी मार्केटिंग भी किरण इस तरह तो नहीं होती? किस तरह होती है? कि मार्स के करीब या फलाने के करीब, क्योंकि यहाँ तो ये होता है एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव पर कॉर्नर प्लॉट, बेहतरीन, कब्जा जल्द, इंस्टॉलमेंट दीजिए। तो वहाँ पर क्या मामला होता है ये इसका मार्केटिंग का? कोई मार्केटिंग नहीं है, सोशल मीडिया पर आपका शौक है, इंतहाई शौक है कि बस आपको चांद जो है ना, अपने चांद के लिए आपको चांद चाहिए। अच्छा, जरा मुझे अब जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, तो मैंने उनके लिए बस खरीद लिया है। और क्या बात है। और दूसरा ये एक अच्छा फ्यूचर बिजनेस भी है कि इस वेबसाइट पर हर कॉलोनी के हिसाब से प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। अच्छा। तो आप किसी भी टाइम अपना प्लॉट सेल करके, अगर उस सोसाइटी की प्राइसेस हाई होगी हैं तो उसे आप सेल कर सकते हैं और आपको कुछ प्रॉफिट होता है और आप सेल भी कर सकते हैं। लेकिन है कितने का ये नहीं बता रहे किरण। नहीं, रुक जाए मदिया, देखें अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा ये सेल भी कर देंगे और जगह पर ले लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि मैं आपको 2 प्लॉट ले दूंगा। यानी एक प्लॉट से भी काम नहीं बनेगा, एक और प्लॉट चाहिए मुझे। मदिया इनसे जरा पूछें, बल्कि सुहेब आप डायरेक्टली बताएं मुझे कितने का आपने ये वाला प्लॉट लिया? और इस मामले में कोई बार्गेनिंग होती है कि नहीं? हाँ, ये प्राइस फिक्स्ड है? नहीं, बार्गेनिंग का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे प्राइसेस फिक्स हैं। आप ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, सिंपली वहाँ कॉलोनीज के हिसाब से और उसकी लोकेलिटी के हिसाब से प्राइसेस डिफरेंट हैं। आपका ये प्लॉट, इस कॉलोनी का ये प्लॉट कितने का है? सारी हाँ जी, ये $45 में पड़ा है मुझे। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स यूएसए से, जो उन्होंने मुझे यूएस पोस्टल सर्विस के थ्रू मुझे घर डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं और सारी सर्विस चार्जेस में लाके। लेकिन एक बात समझ नहीं आई सुहेब, मुझे पड़ा ये $45 से $150 तक ये इसकी प्राइस रेंज है। ठीक है, लेकिन ये बताएंगे ये जो उन्होंने लोकेट किया है इसको, बड़ी ऐसे आड़ी तिरछी सी लाइंस हैं,
कोई प्रॉपर स्क्वायर शेप प्लॉट नहीं है, ये क्यों? जमीन पे तो अगर आप प्लॉट ले तो आप पूरा गूगल खोल के और सारे दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखो ये रही हमारी जमीन। चांद के लिए क्या है? एक्चुअली आप देखें जहाँ पे इसकी डिमार्केशंस की गई हैं उसके साथ फिगर्स लिखी हुई हैं। तो जैसे एक मैगजीन ने अभी आर्टिकल लिखा था, उन्होंने पूरा सुशांत सिंह के बारे में लिखा है कि उसके पास एक टेलीस्कोप थी जिसमें ये वाली फिगर्स अगर हम पुट करें तो हम अगर मौसम साफ हो तो अपना प्लॉट उस टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ये फिगर्स पुट करने के बाद। आप मुझे बताइए, वैसी डिमार्केशन नजर आएंगी चांद में। तो ये सारी की सारी खरीदो फरोख्त जो है वो ऑनलाइन हुई है और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब 5 एकड़ तक हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके ज्यादा करनी हो तो फिर वो खुद विजिट करना पड़ता है हमें ऑफिस। गुड। अच्छा मदिया, अब मुझे जरा आप बताइएगा। जमीन पर है वो जमीन पर है। मदिया, मुझे आप बताएं कि आपने भी डेफिनेटली सोशल मीडिया पर या जनरली इन योर सर्कल आपने बताया होगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चांद का टुकड़ा खरीदा है, तो उस पर आपकी सहेलियों का, आपके सर्कल का रिस्पॉन्स क्या आया? सबसे पहले तो सबको मजाक लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने कहा वाकई यार ये तो सच है। तो वैसे उन्होंने कहा सच में चांद खरीद लिया है। किसी ने आपसे कहा कि मैं भी अपने हस्बैंड से कहूंगी कि मुझे भी दिलवाओ और जरा नेबरहुड का ही चाहिए? ओके जी, मेरी एक फ्रेंड की शादी होनी है तो उसने कहा है कि मैं अपने हस्बैंड से, फियांसी से ज़रूर कहूँगी कि मुझे मुंह दिखाई में ना स्पेशल गिफ्ट मेरा यही दे। क्या बात है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता तो किरण पूरा चांद बिक जाना है। ये आपको तो बड़ा आसान लगा होगा वैसे लोगों को बताना, चांद के साथ एक सेल्फी ली, इसमें मेरा घर है, खत्म बात। सेल्फी विद माय बताना तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। शाम को चांद देख कर कुछ अपना अपना फील होता है। जी, चांद बहुत प्यारा लगता है अब और अच्छा लगने लग गया। पहले दूर से सुन जी अपना अपना लगने लग गया। अपना अपना लगने, जो अपने से साथ बैठे हैं, ये रियल लाइफ हस्बैंड कैसे हैं? चांद का टुकड़ा तो खरीद दिया $45 में, वहां भी आप जा नहीं सकते, लेकिन रियल लाइफ हस्बैंड कैसे हैं? इतना ही प्यार करते हैं, जो चीज़ आप कहती हैं वो फौरन मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बगैर कहे मेरे लिए चांद खरीद दिया, तो ज़मीन तो खैर ज़मीन की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे लिए ना खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ज़मीन वाला भी कोई प्लॉट दिया है वैसे आपको या मून पे रखा हुआ है? वो भी लिया हुआ है। चले, पूछना नहीं बनता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो बात वहीं की वहीं रह गई। अगर आप लोग बताना चाहें तो वो घर का कुछ आप लोगों ने प्लान किया किस तरह का होना चाहिए? भाई चांद पर है तो चांद के हिसाब से बनना चाहिए, क्या ख्याल है? ये अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में देखें तो एक ल्यूनर सेटलमेंट इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी रिसर्च चल रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ करेंगे और ये 2030 या 40 तक उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा उनके नासा के साथ कोलैबोरेशन है कि जब लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो जो लोग ल्यूनर लैंड होल्डर होंगे उनको वो प्रेफरेंस देंगे स्पेस में जाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग भी जब अप्लाई करने का टाइम आएगा हम ज़रूर करेंगे। यानी आपका शौक है स्पेस में जाना, आप दोनों का शौक है कि आप मून पर इन एक्चुअल जाएं? या बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सुहेब एंड थैंक यू मदिया। बहुत आपसे बात करके हमें लगा, और ये अभी जो जिन्होंने हमारा शो देखा है, स्पेशली ख़वातीन और स्पेशली न्यूली वेडेड, वो डेफिनेटली ये बात करेंगे कि हमें भी अब यही चाहिए, भाई चांद का एक टुकड़ा चाहिए। भाई आप लोग पहुंच जाएंगे, वो अम्मी का क्या होगा, माइका ससुराल का क्या होगा? उनके लिए भी एक प्लॉट वहाँ बुक करा देंगे। कितनी पूरी सहूलत दे दी आपने। लेकर जाएंगे। क्या बात है आपकी। वो सब छोड़े जी, दुनिया में वापस लाएं मुझे। वापस आए जी, अब यहाँ की खबरें और शेयर करते हैं आपसे। 100 से ज़ायद मेडल्स जीतने के बावजूद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम गुजरांवाला का नेशनल चैंपियन वेट लिफ्टर उस्मान अमजद राठौर, तलाश है इनको एक स्पॉन्सर की, और इसी तलाश में वो टिकटॉक स्टार बन गए हैं। इसी से मुताल्लिक हम बात करेंगे। मैं मोहसिन खालिद ने ज्वाइन किया है। मोहसिन खालिद, इतने मेडल्स इन्होंने लिए लेकिन हुकूमत या स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई तवज्जो नहीं दी, और अभी स्पॉन्सर ढूंढने के लिए इन्होंने टिकटॉक का सहारा लिया। प्लीज़ हमारी मुलाकात भी कराएं, इनसे बात भी करें और आप एक्सप्लेन भी करें कि कितना वक्त लगा इनको या कितनी कोशिश इन्होंने की कि रब्ता करते या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई रब्ता अगर कभी हुआ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आते हैं उस्मान अमजद राठौर से, जो कि 2008 से लेके 2019 तक जो है मुसलसल नेशनल चैंपियन बनते आए हैं और इस बार भी हिस्सा ले गए 2020 की नेशनल चैंपियनशिप में। वेट लिफ्टर की खास बात यह है कि ये थोड़े मायूस हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और 100 से ज़्यादा मेडल जीतने के बावजूद इनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सका, हुकूमती कोई तवज्जो नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये टिकटॉक स्टार बन गए हैं। और उनका ये सफ़र पूछते हैं कैसे रहा। उस्मान साहब बताएं, पहले आप वेट लिफ्टर थे, लोग आपको इस बारे में जानते थे, अब आप टिकटॉक स्टार बन गए हैं, ये सफ़र, ये तब्दीली कैसे आई?
देखिए, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के मौजूदा हालात हैं ना, वो बहुत ही ख़राब है। हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई हौसला अफजाई नहीं है। जो भी कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो कंपनियों के स्पॉन्सर्स भी नहीं है, इसलिए टिकटॉक ज्वाइन की कि शायद इस ऐप के थ्रू काफ़ी कंपनीज वगैरह जो है वो प्रमोशन के लिए, स्पोर्ट्स के या एथलीट्स के लिए शायद कोई स्पॉन्सर मिल जाए। अच्छा, ज़रा बताएं कि कैसा रिस्पांस रहा और आपके कितने फॉलोअर्स हैं? भाई मेरे 700 के फॉलोअर्स हैं, 7 लाख। और रिस्पांस ये है कि वहाँ से भी मायूसी अभी तक तो देखने को आ रही है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई भी कंपनी जो है ना पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, ना स्पॉन्सरशिप है किसी एथलीट को। आपने कौन कौन से इवेंट्स में हिस्सा लिया और बड़े टाइटल कौन कौन से आपके पास हैं? जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल और 3 साउथ एशियन गेम्स के मेडल हैं। इसके अलावा जूनियर एशिया में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल है। 2008 से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन और मुतअद्दिद रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल भी नेशनल भी। बताएं कि ऐसा क्यों है? ठीक है मोहसिन, वक्त के कम था हमारे पास, आप साथ मौजूद थे, उनसे आपने मुलाकात करी, शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको याद है 4 सदा की सर जुड़ी बहनें, और इस पर समा ने बहुत आवाज़ उठाई, हमारे शोज़ ने, हमारी न्यूज़ ने। उनके इलाज के लिए जो पैसे जमा करने थे और उनके इलाज को जिस तरीके से फैसिलिटेट करना था, क्योंकि लंदन में उनका इलाज हो सकता था, उसके लिए समा ने अपनी पूरी की पूरी सर्जरीज होनी थी। यस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस उनके होने थे किरण। 5 उनके कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से वो सेहतयाब हो रही हैं। अब जल्द वो पाकिस्तान आएंगी बिकॉज डॉक्टर्स ने अब उन्हें सफ़र की इजाज़त दे दी है। तो हम कोशिश करेंगे, आज लंदन से हमें ज्वाइन किया है सफ़ा और मरवा के मामू मोहम्मद इदरीस ने, उनसे बात करें। मोहम्मद इदरीस साहब, कैसे हैं आप? बच्चियों की सेहत के बारे में मुझे पहले बताइए, ये सफ़ा कैसी है, मरवा कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबने दुआएं की और मीडिया पे भी हमारी बात उठाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आ गए कि वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत है और सेहतमंद है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर्स ने इजाज़त दी है कि अभी ये पाकिस्तान जा सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इंशाल्लाह हम और इलाज मुकम्मल हो चुका है, या फिर ये होगा कि डॉक्टर्स ने आपको ये कहा है कि नहीं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में हमारे पास लाते रहिए इनको, कुछ ऐसा आप हमें बता सकते हैं? जो ज़्यादा मुश्किल काम था बच्चों को जुदा करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। और इंशाल्लाह अभी जो भी अभी तो कुछ दवाई है जो शुरू है, और ज़ाहिर कुछ फॉलोअप्स तो होते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद सर कुछ फॉलोअप्स तो होते हैं। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि यूँ तो ज़ाहिर है बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनका दिल है कि जल्दी से सफ़ा मरवा पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन कोई एक नाम जब लेना चाहें जो कि आपके साथ वहाँ नहीं गए लेकिन वो पाकिस्तान से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा करें कि जल्द से जल्द सफ़ा मरवा यहाँ पर पहुँचें। सब बहुत वेट कर रहे हैं, खासकर जो सफ़ा मरवा के अपने बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हैं। तो तकरीबन हम 2 साल और 2 महीने हो गए यहाँ पे इसका इलाज, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल ठीक है, और हम भी इस इंतज़ार में कि कब इंशाल्लाह अपने मुल्क और अपने घर चले और ये कितना फ्रीक्वेंट होता है सर कि वीडियो कॉल पर बात हो रही है और ज़ाहिर है सफ़ा मरवा की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें वो कितनी एनर्जी दे जाती होंगी अपने फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने बहुत मुश्किल लम्हात गुजारे हैं। जाहिर है बिल्कुल ये आसान काम नहीं था, क्योंकि जुड़वा बच्चे और फिर इसके सरपस में तो ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। बस एक इम्तिहान था जिसमें अल्लाह ने कामयाबी दी। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पैदाइश से लेकर यहाँ आने तक मीडिया ने, खासकर समा टीवी ने बहुत साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिना पे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। और डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जो न्यूरो सर्जन था उसने रब्ता किया यहाँ के डॉक्टर के साथ, तो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह सब ने की है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इदरीस भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। बच्चियों की सेहत के बारे में बहुत अच्छा लगा, बहुत इत्मीनान हुआ, ऐसा लगा कि मेहनत रायगा नहीं गई।
अच्छा, मैं एक जल्दी से खबर दे देती हूँ नया दिन के नाजरीन को। कराची की बात कर लेती हूँ। एक के बाद एक इमारतें ढहती जा रही हैं, ऐसे ही कुछ हो गया। साइट एरिया में 2 मंजिला फैक्ट्री का एक हिस्सा गिर गया, 2 मुलाजिम जख्मी हुए हैं। सऊद्दीन मुर्तजा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और खस्ता हाल इमारत अपना बोझ ना सह सकी। साइट एरिया में सीमेंस चौरंगी के करीब फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया, 2 मुलाजिम जख्मी हुए। मुलाजमीन कहते हैं इमारत पहले से मखदूश थी और मालिक को शिकायत भी की गई थी। जब बारिश हो रहा था हम लोगों ने 20 दिन पहले भी कंप्लेंट दे चुका है 3 बार। आज भी इनको मैनेजर को बोला है, इसका मेन सेठ जो है अमीन भाई वो मरी पे बैठा हुआ है, कोई खबर ही नहीं करता कि यहाँ पे इंसान काम करते हैं या कौन काम करता है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी कहते हैं तमाम टीमें वक्त पर पहुँची थीं। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। यहाँ के जो ओनर्स हैं, जहाँ के जो भी मुताल्लिका लोग हैं, अगर ये मखदूश इमारत थी और इसके खिलाफ उन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया और इसमें अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी इमारत गिरने के बाद वही कमिश्नर कराची ने भी रिवायती बयान जारी किया कि हंगामी बुनियादों पर शहर भर में तमाम मखदूश इमारतों को सील किया जाएगा। कैमरामैन फैसल आगाही और फरहान यूसुफ के साथ सऊद्दीन मुर्तजा, समा, कराची। एक वाक़या हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया, तड़प रह गई, तकलीफ रह गई। अब हम इसी की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सानिया बल्दिया टाउन की। 8 साल इस वाक़े को हो गए, इस अंधोनाक वाक़े को हो गए। 259 जानें हमने गंवाई थीं। कई माओं के लख्ते जिगर इस वाक़े ने छीने थे। कई बहनों के भाई उस आग में जले थे। कई बूढ़े वालिदैन ऐसे थे जिनके सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद सहारे थे जो इस आग की नज़र हुए थे। हम बात करें सानिया बल्दिया की, जिसमें हब रिवर रोड का फैज़ान हमेशा के लिए अपने प्यारों से ये दूर चला गया। 4 बहनों का भाई, कितने चाव से पाला होगा, कितने ख्वाब देखे होंगे। और किरण, फैज़ान की अगर हम बात करें, कपड़ों पर लेबल लगाते थे। घर वालों ने बड़ी चाह से इनकी मंगनी भी की थी। डेफिनेटली शादी की तैयारियां हो रही होंगी, प्लानिंग्स होती हैं, बड़ी डिस्कशंस होती हैं, शॉपिंग्स होती हैं। आप पाई जोड़ कर रखते हैं कि अच्छा ये शादी पर लगाएंगे। और ज़ाहिर जो उनकी मंगेतर थी, उनके अपने 4 भाई, सबका ये प्यारा, सबका दुलारा। कितने लफ्ज़ आप अदा करें और कितना ज़्यादा आप तड़पे, कितने ख्वाब आप देखें और वो सारे के सारे ख्वाब आपको आकर चुभने लग जाएं। मैं इस वाक़े के बारे में जानती जा रही हूँ, मैं फैज़ान के बारे में जानती जा रही हूँ और मैं आंसू जब्त करती जा रही हूँ। हो सकता है आपकी कंडीशन ऐसी हो कि आपके आंसू खुश्क हो गए हो, लेकिन बात आ जाके वही रह जाती है। वो तड़प, वो जलन, उसका क्या, वो कैसे जाएगी? वो जा नहीं सकती, वो ख़त्म हो नहीं सकती। इंसाफ हो भी जाए तो वो कैसा इंसाफ, ये जो चला गया ये वापस आएगा नहीं। आज हम बात करें क्योंकि आज सानिया बल्दिया का फैसला मुतवक्के है अब से चंद मिनट के बाद। ये क्योंकि लास्ट टाइम था तो वो डिले हुआ था और आज के हवाले से कहा गया था कि नहीं हो सकता तो सज़ा तो मिले, सज़ा तो मिले, कड़ी से कड़ी मिले। एंड एट द सेम टाइम किरण, जो दावे और वादे किए गए थे मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि लवाहिकीन को सपोर्ट किया जाएगा, वो सपोर्ट कितनी मिली, आज हम इसकी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फैज़ान के वालिद मोहम्मद तारिक साहब ने। तारिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि 8 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, 8 साल बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अदालती निज़ाम हो या हम अगर जनरल सिस्टम की बात भी करें, बहरहाल इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए और आज इंशाल्लाह इंसाफ होगा। आपको भी उम्मीद है? मैं जी उम्मीद तो अल्लाह पाक से करता हूँ बेशक कि वो जो है बेहतर फैसला करने वाला है। दूसरी बात ये है कि 8 सालों के दौरान जो है जिन लोगों को जो है ना इन लोगों ने लिया हुआ है हिरासत के अंदर, ये सिर्फ 2 लोग नहीं है, इनके साथ कुछ और लोग भी साथ में इनके मौजूद हैं। सही। बहरहाल इस मुल्क के अंदर जो है फैसला जो है और इंसाफ जो है वो बहुत लंबी कहानी है, बहुत दूर चला जाता है। कितना अरसा हो गया, 8 साल जो है हम लोग जो टीवी देख रहे हैं कि आज खबर आती है, कल खबर आती है। बहरहाल इन लोगों को जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए जिन लोगों ने इंसानों को कोयला बना दिया। हम लोग जो है किसी जानवर को भी जो है मारते हुए हमारा दिल डरता है कि ये जो है जी इसको तकलीफ होगी। वो इंसान 259 इंसान जिनको मैंने खुद अब हाथ लगा के देखा है, जो काले स्याह लकड़ी की तरह बन गए और वो जो है कबाब जो है
जैसा कबाब नहीं होते। ये बहुत मुश्किल मरहला होगा ये, लेकिन ये मरहला क्यों आया? आपने हाथ लगाकर देखा कि आप अपने बेटे को ढूंढ रहे थे? मैं उनको शनाख्त कर रहा था, शनाख्त नहीं हो रहा था क्योंकि खाली खोपड़ियाँ दे गई थी। सर कितना टाइम लगा आपको ये खबर जब आपको पता चली कि वहाँ पर आग लग गई है फैक्ट्री में, फिर उसके बाद में आपने सोचा? आधे घंटे के बाद मैं फौरन पहुंचा हूँ फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। जब मैंने जाकर देखा फैक्ट्री के अंदर मेरा एक छोटा लड़का था, मैं उसको साथ में लेकर आया, उसको रास्ता मालूम था। मैंने उसको बोला यार अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। अच्छा। जब अंदर जाने के लिए मैं जो है ना वो सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ा हूँ। आग लगी हुई थी? आग नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बात में। सीढ़ियों पे मैं चढ़ा हूँ तो लड़के को मैंने पूछा यार दरवाज़ा कहाँ है बताओ। बोला ये सामने अब्बा ये गेट है। मैं बोला नज़र क्यों नहीं आ रहा है? तो वो धुआं भरा हुआ था। अच्छा। उस धुएं के जो है ना, उस धुआं जो है जिस वक्त बाहर निकला ना तो मैं तकरीबन 15 कदम के फासले के ऊपर था, तकरीबन 15 गज के फासले पे। ठीक है। वो धुएं की जो तपिश जो थी ना उससे मेरी मूछें और ये जो भौएं नहीं होती जला दी, ये जल गई। तो मैंने लड़के को बोला, मैंने बोला भागो, और मैं भी भागा। ओके। अच्छा, जिस वक्त हम लोग नीचे गए ना तो मैंने फायर ब्रिगेड वालों को बोला कि भाई उधर आग उधर लगी हुई है। उस टाइम पे आग नहीं लगी हुई थी। अच्छा, आग बाद में लगी? आग जो है फायर ब्रिगेड वालों ने जिस वक्त जो है वहाँ पे पानी मारा है और उस आग पानी ने जो है ना पेट्रोल का काम किया। अच्छा, नहीं आग पहले थोड़ी लगी होगी, धुआं भर गया होगा। धुएं से जो है वो लोग बेहोश हो गए। ओके। धुएं से बेहोश होने के बाद फिर जिस वक्त वो उन्होंने मारा है ना पानी तो आग जो है ना यूं घूम गई अंदर। अच्छा। और हर खिड़की से बाहर निकलने लगी। और फिर जो है इंसान तो जो है वो तो है ही नाजुक चीज। आपको पता है वो केमिकल भी डाला था ना उन्होंने? हाँ, केमिकल का ये जो रिपोर्टें है ना ये कोई एक आदमी ने नहीं बताई है। वहाँ से बहुत लोगों ने ये बताया कि ये केमिकल के बगैर। देखिए मैं पता है मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि सज़ा मिलनी चाहिए ज़िम्मेदारों को, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने साथ में ये भी सोचा था कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी। ये देखिए ये हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। आप यकीन कीजिए आज फ़ैसला आ जाता है, कल सज़ा पे अमल दरामद हो जाता है, बावजूद इसके हम हर दिन हर साल ये सानहा नहीं भूल सकते। ये हमें याद रखना होगा और इसकी बहुत सारी वजह हमारे पास है। आपका तो बेटा है, वो चला गया, मैं सुन रही हूँ उसके बारे में, मुझसे सुना नहीं जा रहा। आप लोगों ने इतना कुछ सोचा, इतनी उसकी तरबियत करना बाप के लिए मुश्किल मरहला नहीं होता। बहनें इंतज़ार करती हैं भाई का, ये आसान नहीं होता। और जब ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, अगर आप ये तकलीफ़ हमसे बांटें, अपना दुख हमसे थोड़ा सा बांटें, सर हमें लगेगा कि हमने कोई काम किया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हो सकता सर, ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। बहरहाल ऐसा है कि हम लोग जो है ना उस दिन से लेकर आज दिन तक हम लोग वो फ़ोटो जेब में लेके जो है मेरी बीवी घूम रही है। अच्छा। और जो है बटुए के अंदर फ़ोटो पड़ा हुआ है उसका, मैं यहाँ पे लाना भूल गया हूँ। तो वो जो है निकाल के देखती रहती है और मैं फ़ोटो भी जो है ना देखता ही नहीं हूँ उनका, क्योंकि मेरा दिल इतना दुखता है नहीं देखा जा सकता। कि मैं आपको बताऊँ, एक तो जो है सोम और सलाद का पाबंद, 5 टाइम का नमाजी परहेज़गार, कि मेरे से बड़ी दाढ़ी उसने रखी हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। और साफ सुथरा पाक साफ रहने वाला बंदा। उस टाइम पे उस दिन मुझे उसने नाश्ता करवाया और बोला अब्बा मैं जो है ना मैं ज़रा जल्दी में हूँ आज और मैं जल्दी आ जाऊँगा वापस। वो घर पे आके खाना खा के दोबारा गया है। और जो वाक़या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। वाक़या ये हुआ है कि जो एनी शायद है उसने ये बताया कि बोला ये नमाज पढ़ के ऊपर चढ़ा है और मैं वुज़ू के लिए नीचे उतरा हूँ। मैं वुज़ू बना रहा था और ऊपर से आवाज़ आई बचाओ। आप ये सोचे हैं कि 5 मिनट के अंदर जो है इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है तकरीबन जो है 1 एकड़ के ऊपर 1 एकड़ जो रकबा है उसका इतना रकबा है, उसको यकदम 5 मिनट में कैसे आग लग गई? सर पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने ये प्लानिंग के साथ जो लगाई गई आगे। हाँ जी। फिर जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जो इस बात को खींचातानी हो रही है। और यही पूछना था, ये जो खींचातानी वाली बात है ना, हमने देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर 10 दिन के बाद में बहुत सारे लोग आते रहे, लोगों से मिलते रहे, मुतासरा फैमिली से मिलते रहे, फिर उसके बाद में सब खत्म हो गया, सब गायब हो गए। उसके अंदर जो है ना जिन लोगों का किरदार है, मेरे से जो है ना बात को दबाया नहीं जा सकता है।
ये हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े सियासतदान है ना, जिनके बड़े बड़े नाम है, मैं आप नाराज हो जाएंगे मेरी बात, आप बोलिए, आप कहिए सर। ये इन लोगों ने अपने वोट की, अपनी कुर्सी की खातिर जो है इन लोगों के साथ डील किया हुआ है कि भाई जो है ये जो भी आता है, ये हुकूमत भी जो है, ये सारे सियासतदान जो है वहाँ पे सियासत करके गए, वो तो हमने जो है तुम्हारे साथ हैं सारी पार्टियां। और आज जो है जिस वक्त ये वक्त आया हुआ है, कोई सियासी पार्टी जो है ये इसका जिक्र भी नहीं कर रही है। सर तमाम सॉरी आपकी बात करिए, तमाम सियासी पार्टियों की आप बात करें, उन सब ने ऐलानात भी किए, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग नासिर हुसैन शाह साहब, इंक्लूडिंग ऑल प्रोमिनेंट फिगर्स, इन्होंने ऐलानात किए कि आपको इमदाद दी जाएगी उन फैमिलीज को। सर कुछ मिला इससे? अच्छा, इमदाद के बारे में अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको ये बताऊं कि इमदाद जो हमारे नाम से इकट्ठी की गई है, इस वक्त जो है दो जो है तंजीमें हैं जिनका नाम मैं बताऊंगा आपको जी, जिन्होंने पहले दिन जो है हम लोगों को सपोर्ट किया। ठीक, उनके अंदर जो है नेशनल ट्रेड यूनियन, ये क्या नाम है उसका जो सरबराह है, उसका नाम जो है नासिर मंसूर जी जी, और दूसरी एक तंजीम है पार्लर नामी। ठीक, इन्होंने काम किया, इन लोगों ने काम हमारे साथ ये किया। फिर इन लोगों ने ये किया कि भाई हमारे घर पे नुमाइंदे भेजे अपने, ठीक, बोला कि भाई हम जो है ना आप लोगों के लिए वहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं जर्मन से 52 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये जो पैसे लेकर आए हैं तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम जो है ये हाई कोर्ट के जरिए आपको देंगे। ठीक, जिस वक्त हम लोगों ने मुतालबा किया तो वो जो पार्लर वाले थे और उन लोगों ने ये बोला कि भाई बात ये हम ये आपको पेंशन के जरिए देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर पहले 250 रुपए की पेंशन का वो उन लोगों ने किया। सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, न सिर्फ ये कि हम ये सानेहा याद रखेंगे, हम इसका भी फॉलो अप लेंगे, हम इस पे भी बात करते रहेंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए। बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपने दिल की बात हमसे कह दी, हमसे शेयर कर ली। क्विकली ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, अगर आपका दिलासा झूठा था और ये मुतासरा फैमिलीज को लग गया है तो फिर आप आगे आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्विकली ब्रेक लेते हैं, प्लीज हमारे साथ रहिए। कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा। आज हम इसकी बात करते हैं, पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी की बात करते हैं। कुव्वत बसारत से महरूम अफराद के लिए जो अच्छा काम हो रहा है, उनके लिए मुख्तलिफ किताबों को जिस तरह से ब्रेल में कन्वर्ट किया जा रहा है और उससे कितनी पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है, कितनी सहूलत आ रही है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारा साथ देंगे इस मामले पर उमर फारूक साहब, आप CEO हैं बोलते हरूफ, एंड वी हैव इमरान शेख विद अस। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उमर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बोलते हरूफ और कितनी किताबें अब तक आप ब्रेल में कन्वर्ट कर चुके हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये जो बेसिकली पहले थोड़ा सा सोल्यूशन बताने से पहले अगर प्रॉब्लम बता दी जाए तो मैं खासी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बेसिकली ब्लाइंड एजुकेशन इस वक्त चल कैसे रही है ब्लाइंड के लिए कि हम लोग जैसे नॉर्मल अपनी आम जिंदगी के अंदर क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन, स्कूल में जाते हैं, बुक्स मिलती हैं, टीचर पढ़ाते हैं, फिर हम लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद जॉब के लिए आते हैं, आम रूटीन डेली रूटीन लाइफ यूज़ करते हैं। लेकिन ब्लाइंड के लिए क्या होता है कि हमारे मुल्क में कोई बुक्स का सिस्टम ही मौजूद नहीं है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की सतह पे, जैसे अगर हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो हमारे पास बोर्ड की बुक्स एग्जाम थी, सिर्फ टेक्स्ट बुक की बोर्ड की बुक्स ही नहीं है कि वो ब्लाइंड पढ़ सकें। टीचर उनको बताते हैं पढ़ के, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि स्लेट होती है उससे अपने नोट्स बनाते हैं, उनके पास बुक्स नहीं है। इंटर के अंदर भी बुक्स नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी बुक्स नहीं है, उनको हमेशा दूसरों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, वो आके उनको जब पढ़ के सुनाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन इस वजह से छोड़ दी कि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कहीं से। मतलब अगर एक केस हमारे पास आया, उन्होंने बताया कि जी मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप मुझे सुबह पेपर है तो एक दफ़ा पढ़ के बता दें, मैं पेपर दे दूंगा, मुझे समझ आ जाएगी क्या लिखा है, दोहरा लूँगा। वो कहते हैं उसने 2 मिनट बोले, वो आज तक 2 मिनट नहीं हुए। इस तरह की कई अनहर्ड स्टोरीज मौजूद हैं कि लोग क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। जब एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर जो बोर्ड बना के देता है वो उनके पास तो आंखें ही नहीं है, वो कैसे देखेंगे, उनकी बुक्स होती हैं ऐसी। तो जहां वो compete कर सकते हैं वहां पर भी उनकी जिंदगी में अड़चन ही अड़चन है। बिल्कुल। अब जैसे ये बुक्स हैं, ये हाथ लगा के पढ़ते हैं, ठीक है,
ये पेपर जो है वो ब्रेल के अंदर दिया ही नहीं जाता उनको, क्योंकि सिस्टम नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये भी। एक बंदे को बिठाया जाता है, वो उनको पढ़ के सुनाता है पेपर क्या है, वो बोलते हैं और फिर वो लिखता है। ये सारे के सारे मसाइल, और उसमें फिर आप लोगों की वर्किंग, आपका हैजर्ड, आप लोगों का ये जितना भी काम है, ये कैसा रहा? हमने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा, हम लोग तकरीबन 1.5 साल लग गए इसके ऊपर रिसर्च की वर्क करने पे। काफ़ी ब्लाइंड के साथ मिले, इमरान भाई ने खासतौर पर काफ़ी सपोर्ट किया, खुद भी क्योंकि ब्लाइंड है। और इन्होंने ही हमें स्टार्ट में सारे प्रॉब्लम्स बताए थे कि क्या ये हमारे साथ मसले हैं। उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है, वो गूगल ने अभी रिसेंटली जो है लॉन्च की है, विंडोज़ में मौजूद नहीं है, मैक में अभी तक नहीं है। बुक्स के लिए जो हमने जो काम किया है, अब क्या है कि अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक्स जो है वो इम्पोज हो सकती हैं। इनकी प्रिंट नहीं होती है, सॉफ्टवेयर है ये। जी, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करें साथ साथ तो ज़्यादा आसानी है। और हमने इसको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि इसको ब्लाइंड खुद भी यूज कर सकता है, तो यानी कि उसके लिए जॉब प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अंदर हमने पूरा वॉइस कैरेक्टर फीडबैक, वर्ड सजेशन एल्गोरिथम, डिक्शनरी बना के इंटीग्रेट किए ताकि ब्लाइंड की जितने फीचर्स को जरूरत है वो सारे के सारे इस्तेमाल कर सके। अब आपको इमरान भाई जो है इमरान डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा। जी, ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है बोलते रूप, ये टॉकिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इससे हम इंक प्रिंट की जो उर्दू है वो टाइप करेंगे और फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जो कि ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। और उसके बाद हम इसका एम्बोज प्रिंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे इस वक्त लिखूँ ये मैंने अपना नाम है, मेरा नाम इमरान शेख है। इसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे सपोर्ट किया कि मैंने क्या टाइप किया है, ऑडियो सपोर्ट किया। अब मैं इसको जब ट्रांसलेट करूँगा, अब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये आपका कैमरा दिखा सकता है कि जितने जो कुछ भी मैंने लिखा है ये ब्रेल डॉट्स में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, ब्रेल की वैल्यू उस वक्त तक नहीं है जब तक वो हार्ड कॉपी पे एम्बोज नहीं हो जाती। ठीक है। और यहीं से आप प्रिंट देंगे एम्बोज, और इसका प्रिंट नहीं होता, एम्बोज होता है। इसका स्पेशल एम्बोजर मशीन होती है, उसके थ्रू जो है वो हम इसको एम्बोज करेंगे। और इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी लैंग्वेज में जो है वो बुक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये तो काम ऑलरेडी हो रहा है। नहीं, उर्दू के लिए नहीं है स्पेशली। अच्छा, उर्दू इंग्लिश में काम हुए हुए, उर्दू के लिए अब अदर नेटिव लैंग्वेजेस हैं जैसे उनके लिए काम नहीं हो। अब हमने उर्दू में किया, बल्कि हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हम उर्दू के लिए भी बुक्स बना के दे सकें। ये सपोर्ट किस तरह की चाहिए आपको, क्योंकि ये मशीन ही बहुत एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल। हमें जो है इग्नाइट के थ्रू, इग्नाइट जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, तो हमने बेसिकली उनसे जो है अब उनको दिखाना है कि हमने ये काम कर लिया है। अब इस फर्दर जो डेवलपमेंट के लिए आप हमें सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तानियों को दूसरों के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। 2.4 मिलियन की आबादी है ब्लाइंड की पाकिस्तान में। सिर्फ उर्दू ही नहीं, फिर आप रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ भी जाएंगे और बहुत क्विकली हो पाएगा ऐसा। अरबी के अंदर सही मौजूद नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो मल्टीलिंगुअल बेस्ड ही है, लेकिन एट द मोमेंट चूंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमारा जो एजुकेशन मीडियम है वो उर्दू है, तो हमने सबसे पहले जो काम किया है वो किया है उर्दू पे। कितनी बुक्स वैसे अब तक आपने ब्रेल में एम्बोस कर ली हैं? हमने टेस्टिंग के लिए सारी दी हैं, सारी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन बुक्स जो है अभी हमें गवर्नमेंट से एम्बोजर की जरूरत है, उसके बगैर बुक्स नहीं। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बाद आप फिर मुख्तलिफ बुक्स को इस तरह एम्बोज करेंगे और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम बुक्स अवेलेबल उनके लिए सहूलियत। और इस पे रिपोर्ट्स हैं बाकायदा कि पाकिस्तान अगर ये पर्सन विद डिफरेंटली एबल जो मौजूद हैं, खासतौर पर ब्लाइंड, अगर सिर्फ ब्लाइंड को इनेबल करते हैं जो कि 2.4 ब्लाइंड है, $4.2 बिलियन से ज्यादा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं नेशनल हमारे रेवेन्यू के अंदर। इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक एनी अदर पाकिस्तानी। उमर एंड इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।